देखिए बच्चा, आप लोगों को पाचन तंत्र हो गया है। पाचन तंत्र में आहार नाल पढ़ लिए ना, दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग आहार नाल, आहार नाल का पूरा खत्म, पूरा ना। अब उसका दूसरा पार्ट क्या है? पाचक ग्रंथियां, यही मेन होता है। वो तो नली है, वो तो नली था ना। आहार नाल का मतलब क्या हुआ? नली। और आहार का मतलब भोजन, यानी भोजन का नली था, जो क्या किए, मुंह से डाले थे, निकाल दिए थे। लेकिन बीच में जो जो काम किया गया था, यानी कुछ भोजन को पचाने में कुछ जो है अपना अपना काम किए होंगे। आज उसी के बारे में पढ़ा जाए तो देखिए, जैसे वहाँ पर सबके बारे में पढ़ा जाता था। शुरुआत कहाँ से किए थे? मुख गुहा से न जी। शुरुआत तो मुख गुहिका से किए थे, मुख और मुख गुहिका से। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पर भी क्या होगा? मुख के द्वारा ही किया जाएगा ना। तो पहला क्या आएगा इसमें? आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां जो है निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला क्या आता है? लार ग्रंथियां। कहाँ पाया जाता है? मुख में पाया जाता है। देखे हैं लार? देखे हैं? नहीं, सब लोग देखा होगा, क्योंकि सबके मुख में क्या है? पाए जाते हैं। सभी के मुख में पाया जाता है। और सुबह से लेके जब तक नहीं सोएंगे तब तक, तब सोए रहेंगे तब भी रहता ही है ना। तो क्या होते हैं? लार जो होती हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। और ये देखिए, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। मानव में जो है, मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो मानव में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। हम लोगों के मुख में 3 जोड़ी। जोड़ी का मतलब 2, जोड़ा का मतलब 2 होता है ना। यानी जहां भी होंगे सब क्या होंगे? 2 जोड़ी होंगे। जिसमें पहला जो आप लोगों का आता है, देखिए हाई गाल के पास होता है, यहीं पर कपोलों में, यहीं पर देखेंगे ना तो ये हमेशा गीला रहता है। ये है ना, यहाँ पर करेंगे तो हमेशा गीला रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिखे हैं कर्णपुर ग्रंथियां। यानी लार ग्रंथि में जो पहला होता है, जिसको पैरोटिड ग्रंथि भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है तालु होता है, तालु में पाया जाता है। एक होता है अधोजिह्वा, जीभ के नीचे भी पाए जाते हैं। जब करेंगे ना तो नीचे जो दोनों साइड से क्या है? जीभ है। ऊपर करिएगा तो आईने में देखिएगा तो दिखेगा 2 छिद्र है। ऐसे करेंगे तो पानी का बौछार मारता है उसमें से कभी कभी। जैसे जीभ है ना, तो कोई ऐसे कर लेता है तो इधर से निकलेगा, इधर से करेंगे तो इधर से निकलता है। लेकिन आप लोग अभी बच्चे हैं, नहीं देखे होंगे। हम लोग तो अक्सर किए हुए भी हैं। आईने में खड़े हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या है? कुछ नहीं, बस अपने चेहरे को देखते रहते हैं, मुंह बाएंगे, ये सब करते रहते हैं। लेकिन वो जो लड़कियां चाहे औरतें होती हैं, तो मेकअप का सामान देखती हैं चेहरे पर, पाउडर क्रीम लगाने के लिए। नहीं होता है ना। न तो हम लोग को क्या है, आँखियाँ तरह से देखेंगे, कुछ है नहीं ना आँखियाँ में ऐसे। यही सब, या तो बाल को हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में रहेंगे। तो देखिए, मनुष्य में जो होता है, एक दिन में जो लार बनते हैं, कितने बनते हैं? तो 1.5 लीटर 1 डे ना जी। लार का होना अच्छी बात है। लार का होना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? ये भोजन को क्या बना देता है? लिबिर चिपचिपा, लिबिर कर देता है भोजन को। अगर ये लार नहीं रहेगा तो भोजन लिबिर होगा, यानी चिपचिपा होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या इसमें जाएगा? घोट नहीं पाएंगे। जाके ग्रास नली में ही क्या हो जाएगा? अटक जाएगा। अटक जाता है। कभी कभी नहीं होता है कि अटक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं, पीते हैं। वो कब होता है? तो जब सूखा रोटी खाते हैं, तो सूखा रोटी लगते हैं खाने तो अटक जाता है, उसको घोटने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर वही पराठा और भुजिया रहेगा तो सरक जाता है। क्यों सरक जाता है? तो ऑयली होता है। तो देखिए, लार जो होती है ना, तो लार में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है बच्चा।
लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को ही मारता है, बैक्टीरिया को मार देता है। अगर जिसके पास ज़्यादा लार होगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ज़्यादा मारेगा, है ना। हम लोगों में ज़्यादा है, हम लोगों में ज़्यादा होता है कि छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो जब देखिए तब लार बहाते रहते हैं ना, वो चलते रहेंगे, उनका ओठ हमेशा भींगा रहता है। क्यों भीगा रहता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, ज़मीन पर गिराए उठाकर खाते रहते हैं। अगर खाएंगे, अगर मुंह में अगर लार की मात्रा कम रहेगी तो बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा, इसीलिए उसमें क्या होते हैं, लार ज़्यादा पाया जाता है। कोई भी चीज़ को देखते हैं मुंह में डालने के चक्कर में रहते हैं, ये नहीं देखेंगे क्या है, उन लोगों को तो ज्ञान है नहीं कि ये गंदा है कि अच्छा है। मट्टी में भी गिर गया तब भी उठाकर मुंह में डालेंगे, फर्श पर गिरा है तब भी मुंह में ही डाल लेते हैं, डाल देते हैं मुंह में। तो उसी तरह उन लोगों का होता है क्या है कि छोटे बच्चों में लार जो होती है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जिसका लार ज़्यादा बहता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, एकदम लर बहना है का, एक माई लगा तो कुछ खियले पियले ना रहे, वही से एक लार बहता है, यही सब कहते हैं ना। आपका भी बहुत हुआ था, हम देखे थे। ले तो छोटे बच्चों में, क्योंकि वो देखिए चलते रहते हैं, मिट्टी भी खा लेते हैं, दीवार को भी काटते रहते हैं, दीवार में चूना जो लगा है ऐसे करके करते रहते हैं। तो मम्मी लोग क्या करती हैं, जहाँ वो ज़्यादा नोचेगा वहाँ वो मिर्चा लगा देती हैं, वो मिर्चा लगा देती हैं। क्या वो जब एक बार करेगा ना, तो जब चाटेगा तो उसको तीखा लगेगा, तो फिर उसको दोबारा नहीं खाएगा। वो लोग करती हैं ऐसा ऐसा काम। जैसे मट्टी खाएगा ना, तो वो मटिया को में मिर्चा लपेट कर मिर्चा दे देती हैं, लिखो। एक दो बार जब तक बच्चों को, जब तक उसके साथ घटना नहीं होगी ना, तब कितना भी उसको मना करिए नहीं मानेगा। जैसे कहा जाता है ना कि ये आग है मत छू, आग है मत छू, फिर भी वो क्या करता है, छूता है। और जब एक बार जल जाता है तो फिर अब दोबारा नहीं जाता है। तो देखिए एक दिन में जो बनते हैं अनुमान कितने बनते हैं, तो 1.5 लीटर यही होते हैं। तो 30 दिन में कितना होगा बच्चा, 45 लीटर हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया ना। जब लार में इतनी क्या बोला जाता है, इतना फायदा है, तो उसको बटोर कर क्यों ना हम खा जाएं, फिर से पी जाएं। लार में इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं कि ये चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान और कपोलों के पीछे स्थित होते हैं। ये स्टेंसन नलिका के द्वारा क्या होते हैं, मुख गुहिका में खुलती है। और लार में क्या पाए जाते हैं, श्लेष्म में मतलब वही म्यूकस, और क्या पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, और एक होता है क्या, टाइलिन। तो ये पहले लाइसोजाइम क्या किया है, बैक्टीरिया को मारा है। टाइलिन, टाइलिन क्या कर देगा, मंड को, मंड मतलब क्या होता है, चोकर, चोकर मंड को क्या करेगा, यानी इसको भी बताएंगे, लेकिन पाचन वाले में ये अभी तो आहार नाल, आहार नाल के बाद एक आया है ये पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां के बाद एक आता है रासायनिक पाचन, जहाँ पर केमिकल क्या करेंगे, मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, मंड या चोकर, चोकर का क्या कर देता है, ये पाचन करता है, जो किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज में। मंड मतलब जानते हैं, चोकर, चोकर जानते हैं ना, नहीं, चोकर जानते हैं, अरे जो कोई भी अनाज का जो उससे झरना से झाड़ते हैं, जो बच जाता है वही उसका क्या कहलाता है, चोकर कहलाता है। तो चोकर हम लोग खाते हैं कि नहीं, चोकर हम लोग खाते हैं। चोकर नहीं खाएंगे तो हम लोग के लीवर में क्या हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। चोकर खाना अच्छी बात है। जैसे आटा है, तो आटा को एक बार हम लोग चालते हैं, इसके बाद सान देते हैं, फिर दोबारा चालिए तो थोड़ा सा चोकर निकलेगा कि नहीं, निकलेगा, फिर चालिए फिर थोड़ा सा निकलेगा, फिर उससे महीन वाला चालनी ले आइए, उससे झाड़िए तो फिर निकलेगा चोकर। लेकिन हम लोग एक ही बार झाड़ते हैं, इसके बाद क्या कर देते हैं, सान देते हैं, तो उसमें चोकर की मात्रा रहती है ना। इसीलिए आटा जो घरेलू आटा हम लोग खाते हैं तो पेट नहीं खराब होता है। और वही अगर मैदा खाते हैं तो
खराब हो जाता है, क्योंकि मैदा में क्या होता है, चोकर नहीं रहता है, वो चिकना है, इसीलिए लीवर में जाकर वो क्या हो जाता है, तो लीवर को फैटी कर देता है। तो देखिए जो होता है, यानी पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, ये सांप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सांप में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, नहीं होता उनका दांत हेजिया तो है, दोनों साइड से इसमें ना हमेशा पानी भरा रहता है। ये ऐसे मारिए तो पट से ना मुँह एकदम ये पानी भी आ जाता है बाहर। सांप को थोड़ी मारेंगे, सांप को कौन मारेगा जी, वो हमारी को नहीं मार देगा, वो डस लेगा नहीं। जैसे हम लोगों को नहीं होता है कि आप लोगों का हमेशा बोलते रहते हैं तो ये भींग जाता है, बोलते बोलते ये भींग जाएगा। तो ये जो होता है यहाँ पर हमेशा भींगा रहता है। कभी कभी जिसका दांतवा नहीं रहता है, कौन सा, प्री मोलर, जिसका प्री मोलर नहीं रहता है, तो ऐसे सोएंगे ना तो वो लार क्या होगा, धीरे धीरे जो बाहर आ जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे देखिए जब सोते हैं ना तो इनका लार क्या हो जाता है, इस तरह बह जाता है। अब बह जाता है तो सूख जाता है कि नहीं, सूख जाता है तो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। उसको जब ऐसे लेके ऐसे करेंगे तो कैसा खरखर होता है, कभी किए हैं नहीं। आप लोग यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि यह सब है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोलेंगे तो क्या होगा, बेइज्जती होगी। बेइज्जती किसकी होती है, जिसकी कोई इज्जत है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत है। स्टूडेंट लाइफ में कैसी बेइज्जती, स्टूडेंट लाइफ में कैसी इज्जत, वो जब तक बेइज्जत नहीं होंगे सीखेंगे नहीं होता है। क्लास में कितनी बार मराए होंगे, लेकिन घर पर आकर नहीं बताएंगे कि मराए हैं। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है बता दे रहे हैं। हम लोगों को तो टीचर इतना बड़ा बड़ा डंडा ले लेते थे, कहलाते थे हम लोग आचार्य जी कहते थे। इतना बड़ा बड़ा डंडा लेकर मार देते थे एकदम पूरा एकदम पीठ उठ सब। घर पर आकर नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे तो मम्मी और मारेगी, पापा और मारेंगे। और आज चल तो देखी कौन मास्टर मरना हो। तब वो जो आचार्य जी थे अब किस में बदल गए, मास्टर में बदल गए, इसीलिए वो बदल गया। तो पहले गुरु जी आचार्य जी चलते थे। तो देखिए बच्चा, तो पहला जो था क्या था, पैरोटिड ग्रंथि। तो सांप क्या करता है, जब ऐसे मारता है डंक ना, तो जो दांतवा अपना निकाला रहता है तो उसके दांत में विख नहीं, उसके लार में विख होता है। जब ऐसे मारेगा ना तुरंत उसका क्या होता है, लार थोड़ी सी ही मात्रा में चला जाता है। अगर 1 ml भी चला जाएगा ना तो पूरे ब्लड को क्या कर देगा, नीला कर देगा। यानी एकदम पूरे सब बॉडी को अब जहर फैलना शुरू। आधा तो टेंशन हो गया कि सांप काटा है, हम मरेंगे ही मरेंगे, वो आधा टेंशन हो गया। और टेंशन से ब्लड क्या होगा, जल्दी जल्दी बहेगा कि नहीं, बहेगा ब्लड में। जब बीपी बढ़ेगी तो ब्लड क्या होगा, जल्दी जल्दी ब्लड का प्रवाह होगा ना, तो जहर क्या होगा, जल्दी जल्दी पूरे बॉडी में चलना शुरू। तो जब सांप काटता है तो लोग क्या कर देते हैं, यहीं पर उसको ब्लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं एकदम कस के। नहीं, सांप भी काटता है। तो जब सांप काटेगा ना तो इसको एकदम पूरी तरह से यहाँ पर एकदम रस्सी से बांध देते हैं कि ब्लड जो है अब इसके इधर ना आए। इधर आएगा तो क्या होगा, जहर फैलेगा, इसलिए बहुत टाइट बांधते हैं सांप। तो यही होता है कि सांप में क्या होते हैं, सबसे बड़ा होता है। हम लोगों में भी ये सबसे बड़ा पाया जाता है लार ग्रंथि, क्योंकि खाते हैं तो चबाते हैं इधर से। कैसे चबाते हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं ना होता है, चबाते हैं यहीं से। यहीं पर लार की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो समझ में आया ये है। देखिए टाइलिन क्या कर देता है, तो चोकर यानी मंड का क्या करता है, पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो बैक्टीरिया को मारता है। याद किए रहिएगा, दोनों एंजाइम है। टाइलिन जो है मंड या चोकर को मारेगा, यानी उसको पचाएगा, और लाइसोजाइम और कुछ पाया गया है इसमें, और श्लेष्म क्या करता है, तो भोजन को चिपचिपा बनाता है। यही होता है, 3 चीजें पाई गई हैं लार ग्रंथियों में। पैरोटिड ग्रंथियों में क्या पाई गई, तो श्लेष्म जो भोजन को क्या किया, चिपचिपा, लाइसोजाइम बैक्टीरिया, और टाइलिन जो है मंड या चोकर का पाचन कर किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो ग्लूकोज में। समझ गया ना। अब वो जहर का उन लोगों का बॉडी का कुछ ऐसी बनावटें होती हैं जो प्रकृति ने अपना सबके साथ किया है। आपके भी दांत में जहर है, सबकी दांतों में, कुछ मानव में दांतों में जहर होती है। कहा जाता है, हम भी कभी सुने हैं, मांसाहारी में ज़्यादा होता है
और वो जो कहा जाता है कि जो जीवन में एक बार भी अगर कोई नशा वशा नहीं किया है तो उसके दांत में क्या होते हैं, जहर होता है। लेकिन आजकल तो आदमी वो अपनी बोली से ही जहर है, कि अपनी बोली से ही अच्छे अच्छे लोगों को मार दे रहा है। नहीं हो जा रहे हैं? नहीं होता तो देखिए मुस्कान को देखिए, अभी खबरें आ ही रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी किसी का शादी हुआ, सब गहना लेकर भाग गई, 2 दिन में मरवा दी। अपनी बोली से ही अपने हस्बैंड को मरवा दे रही हैं सब, है ना। अरे वही ड्रम वाली मुस्कान, ड्रम वाली कहानी नहीं, नीला ड्रम वाला तो है कि नहीं। तो आजकल तो आगे चला जाए, अगर पूरे लाइफ का निकालना हो तो निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। अगर एक दिन में कितना निकल रहे हैं, 45 लीटर, 1.5 लीटर, एक दिन में 1.5 लीटर, तो 30 दिन में 45 लीटर, तो 365 दिन में कितना होगा। अच्छा है 12 महीने का ना जी, 12 गुणे 45, 12 5 60 और 12 4 48, अच्छा 54, कितना लीटर क्या हो गया, क्या हो गया एक साल में इतना 540 लीटर हम लोग अपने मुंह से लार निकाल देते हैं। किसी में ज्यादा निकलता होगा तो लेकर इसे कि ये रहे, किसी तो वही औसत माना जाता है। किसी में हो सकता है कि 1 लीटर हो, किसी में हो सकता है 2 लीटर हो, तो दोनों को मान को क्या कर दिए। हाँ खाती हैं आप, खाना चाहिए। तो ये बताइए एक साल में 540 लीटर, तो अगर इंसान अगर 60 साल जी जाए तो 60 साल जिएगा तो क्या करेंगे, 540 में क्या कर सकते हैं, गुणा तो पहले 2 को 0 कर जीरो को हटा दिए, 6 चौके 24, आइए 6 5 30 और 30 और 2 32,400 लीटर एक मान लेते हैं। अगर इंसान 60 साल जी गया तो कितना होगा, 32,400 लीटर पानी मिल जाएंगे, यानी एक स्विमिंग पूल बन जाएगा ना जी। स्विमिंग पूल बन सकता है और उसमें नहाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया को मारता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मारता है। तो हम लोग की बॉडी में जब भी बैक्टीरिया अगर ज्यादा रहेगा बस उसी में कूद जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे। उतना लार ले आइए बच्चा, एक बार ट्राई कर ही लिया जाएगा, ठीक है। तब आगे चला जाए न जी। तब तक इसका है क्या किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। अब दूसरा देखा जाए क्या, लाल ग्रंथि का दूसरा भाग। देखिए बच्चा, पहला भाग क्या था, पैरोटिड ग्रंथियां। दूसरा क्या है, अधोहनु। अधोहनु, अधोहनु, हनु मतलब ठुड्डी होता है, ठुड्डी है ना। जैसे हनुमान जी का यहाँ पर कटा नहीं है तो उनका हनु ही लग गया था, जो इंद्र के वज्र से जब मारा गया था, जब क्या कर लिए थे, सूर्य को निगल गए थे, कहा जाता है रामायण में। या चाहे रामायण में तो यही हम लोग सुने हैं कि वो जो थे बचपन में सूर्य को लाल गेंद समझकर घोट गए थे। बहुत आम समझकर, वही आम समझकर वो अंदर डाल लिए थे। तो सोचिए कि इस पृथ्वी से कितना गुना वो बड़े, तो उनका मुख कितना बड़ा होगा। अजीब अजीब घटनाएं ऐसे ऐसे जब सुनते हैं लिखा हुआ है तो हम लोग को खुद आश्चर्य होता है, यही बात है। तो देखिए कि ये क्या होते हैं, निचले जबड़े के पश्च भाग में, जो निचला जबड़ा है हाई, इसी को हनु बोला जाता है। निचले के पश्च भाग, यहाँ पर पश्च भाग में स्थित होता है। ये ग्रंथि निचले कृंतक दांतों के पास, निचले ये है इसी के यहाँ, एक तो यहाँ पर था, एक कहाँ है, निचले कृंतक दांत है, ऊपर वाला नहीं दबा रहे हैं, नीचे वाला। तो यहाँ पर दांतों के पास वारटंस नलिकाओं द्वारा क्या होता है, जिह्वा के नीचे खुलती है। ये क्या करता है, जिह्वा के नीचे
खुलता है, यानी जीभ है ना नीचवा खुलता है, जीभ है उसके नीचवा ये क्या करेगा, खुलेगा। और तीसरा क्या है, अधो हनुत है, और दूसरा ये क्या है, अधो जिह्वा ना। देखिए यह जिह्वा के ठीक नीचे स्थित छोटी तथा जिह्वा के ठीक नीचे अब पता नहीं कैसे कोई अपना जिभिया ऊपर ले आ जाता है, स्टाइल से कर लेते हैं सब, हाँ? नहीं होता है सेल्फी ऐसे लेकर, आप पता नहीं कि जिभिया को ऊपर, हमको तो समझे नहीं, जिभिया ले जाए तो हमारा मुँह बिगड़ जाए। जैसे भैंसिया नहीं इधर से ऐसे कर लेती है, जिभिया बार बार इधर उधर घुमाती है। यह जिह्वा के ठीक नीचे स्थित छोटी तथा संकरी ग्रंथियां हैं। ये कई महीन रिविनस तथा बार्थोलिन की नलिकाओं द्वारा मुख गुहिका के क्या होते हैं, फर्श पर आकर खुलते हैं। मुख गुहिका के फर्श यही है ना, मुख गुहिका का फर्श कहाँ है, नीचे में जिभिया के नीचे वाला है ना, जिभिया के नीचे वाला क्या है, मुख गुहिका का फर्श है, वहीं पर आकर ये क्या करेगा, खुलेगा। जो बहुत छार मारता है पानी का करते हैं तो छेद है दोनों, जीभ के नीचे 2 छेद होंगे, जाकर देख लीजिएगा आईने में, आईना है ना, आईना देखे हैं, मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है, दिलवाले का पिक्चर का जो अजय देवगन बोलता है। तो देखिए लार में क्या पाए जाते हैं, अल्फा एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम, जो क्या कर देता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। शर्करा यानी मीठा, जैसे ग्लूकोज होता है ना मीठा, तो जितने भी चोकर होते हैं वो क्या होते हैं, मीठा होते हैं। चोकर का मतलब मीठा है ना, दाल का चोकर खाइए, दाल का चोकर होता है, कच्चा दाल खाइए हल्का मीठा लगेगा, गेहूं खाइए मीठा लगेगा, चावल खाइए, भात नहीं चावल, चावल और भात में अंतर है, लेकिन तो उसमें भी चावल में भी क्या होते हैं, चोकर पाए जाते हैं, भात में बन जाता है, तो भात में भी क्या होते हैं, चोकर होते हैं, होता है जी, चोकर नहीं होता है भात में, होता है। देखिए भात बन गया ना, तो भातावा को लेने के बाद ऐसे तोड़िए, तो अंदरवा वाला ज्यादा सफेद होगा, जबकि बाहरवा वाला हल्का सफेद रहता है, सहता है, लेकिन अंदर वाले से क्या होता है, वो कम सफेद रहता है। तो जो भात के ऊपर का जो लेयर है वो क्या है, चोकर ही है। जितने भी अनाज हैं उनका बाहरी लेयर जो होता है वो क्या होता है, चोकर ही होता है। तो ये क्या कर देता है, कौन सा है, एमाइलेज और टाइलिन, किसका पाचन करने में सहायक होते हैं, तो शर्करा या फिर, अरे शर्करा नहीं जी, मंड या फिर चोकर है ना। स्टार्च भी बोला जाता है, स्टार्च, स्टार्च का मतलब भी वो चोकर ही होता है। मंड या फिर स्टार्च या फिर चोकर किसको कन्वर्ट कर देता है, तो किसमें, मीठा यानी शर्करा में परिवर्तित कर देता है, और लाइसोजाइम क्या कर देता है, तो जीवाणुओं को मारने में काम आता है। ये तो बताइए, स्टार्च वही, स्टार्च को ही चोकर कहते हैं। पौधे भी अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो स्टार्च के द्वारा, तो वही भी ग्लूकोज में बदल देते हैं। आता है पाउडर, तो वही बनाकर जिसका पाउडर मांगेंगी उसी का मिलेगा स्टार्च। तो ये समझ में आ गया, यानी लार खत्म। अब चला जाए अगला पार्ट, और मैंने अब जहां होगा, देखिए बच्चा, पाचक ग्रंथि का दूसरा पार्ट क्या है, अमाशय, अमाशयी रस या फिर जठर ग्रंथि, मुख गुहिका का तो खत्म, जिसमें लार ग्रंथियां थी तीनों खत्म हो गए ना, 3 पाई गई थी। अब आता है अमाशयी ग्रंथियां या फिर जठर ग्रंथियां। अमाशय, ग्रास नली में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ग्रास नली और ग्रसनी में कोई पाचक एंजाइम और जठर रस या चाहे ऐसा कुछ पचाने लायक उसमें नहीं रहता है। बता चुके हैं ना पाचन क्रिया में कि जो ग्रास नली है और ग्रसनी है ना, इनमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये कैसे होते हैं, तो सिर्फ म्यूकस होते हैं, यानी श्लेष्म कला होती है
जो क्या करता है भोजन को आराम से अमाशय में ले जाने का काम करता है। वहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है। पाचन कहाँ जाकर होगा तो अमाशय में। मुख गुहिका में एक होता था, अब अमाशय में। तो देखिए अमाशय की दीवार में क्या होते हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं ना, जो क्या करती हैं जठर रस का स्राव करती हैं। जठर मतलब गैस्ट्रिक, पेट में कोई समस्या होता है तो जानते हैं अमाशय यानी पेट की जो पढ़ने वाले डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी अगर अमाशय में अगर पेट में कोई भी समस्या अगर होती है ना तो उसको हम लोग गैस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं। यही जठर रस गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है यानी अमाशय में कोई भी दिक्कत होगी तो उसका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। डायरेक्ट हम लोग करते हैं, जैसे किसी का खाना नहीं पचता है चाहे कुछ समस्या हो जाती है तो उसको सीधे भेजा जाता है कहा जाता है कि गैस्ट्रोलॉजी के भेज दिया जाए। कुछ जो होते हैं डॉक्टर जो ऑलराउंडर होते हैं और वही पूरा इंडिया को संभाले भी हैं। ऑलराउंडर जो डॉक्टर हैं, एगो डॉक्टर है और सभी चीज़ों का दवा दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही दे पाते हैं। जब उनके देखते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है तो भेज देते हैं। जैसे नर्स वाले डॉक्टर हैं है ना, तो न्यूरोलॉजी को भेज दिया जाता है। जैसे कि किसी का शरीर पैरालाइज हो जाए यानी कहीं से नस दब जाए और वह अंग काम न करे तो न्यूरोलॉजी के पास भेजा जाता है। दांत वाला है तो डेंटोलॉजी के पास भेजा जाता है। आँख वाला है तो आँख वाले के पास भेजा जाता है। कान वाले को कान। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो इन सब का दवा दे देते हैं, सही हो जाता है। लेकिन अगर वही ज़्यादा हो जाता है तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो उसी तरह अमाशय के अध्ययन करने वाले को हम लोग गैस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो गैस्ट्रिक होते हैं यानी जठर रस। तो यही है क्या पाए जाते हैं तो 3 जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो किसका श्रवण करती हैं, क्या निकालती हैं इसमें से तो जठर रस। जठर ग्रंथियाँ निकालती हैं, क्या निकालती हैं तो जठर रस। देखिए इसमें पहला जो आता है, जैसे 3 भाग थे अमाशय के, पहला था कार्डियक, दूसरा था फंडस, तीसरा पाइलोरी था ना, और एक भाग जो था शेषांत्र वो अलग था, वो तो जाकर खुलना था। लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इन तीनों में क्या होते हैं जठर रस का क्या होते हैं निकलते हैं, जिसमें पहला आता है कार्डियक ग्रंथियां। मेन यही होता है। समस्या सबसे ज़्यादा जब शुरू हो जाती है तो यहीं से शुरू हो जाती है। तो देखिए ये क्या होते हैं, या अमाशय का क्या है ऊपरी भाग है जहाँ से भोजन क्या करते हैं ग्रास नली से अमाशय में आ जाते हैं ना। बस इसका यही काम है। इसकी दीवारें कैसी होती हैं तो ये भी श्लेष्म होती है। इसकी दीवार यानी कार्डियक की जो दीवार होगी कैसा होगा तो श्लेष्म, उसमें म्यूकस पाए जाते हैं। तो यही है कि यह अमाशय का ऊपरी भाग है जिसमें ग्रास नली खुलती है। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, अभी हम आप लोगों को पढ़ाए थे आहार नाल, आहार नाल बताए हैं। इसके बाद बता रहे हैं पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ, पाचन नहीं बताए हैं, वही पाचन नहीं बताए हैं। पाचन का एक अलग टॉपिक फिर से आएगा। नहीं, ये पाचन इतना कॉम्प्लेक्स है ना, हम आप लोगों को इसीलिए एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। अगर यहीं पर अमाशय लिखवा कर यहीं पर पाचन भी लिखवा देते हैं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते कि इतना बड़ा कहाँ से हम करेंगे, कैसे याद करेंगे। इसीलिए पहले आहार नल में जितनी चीज़ें थी सब बताएं, अब पाचक ग्रंथियाँ बता रहे हैं। इसके बाद वही पाचन बताना है। पाचन में कौन कौन पाचन क्या क्या होता है, और लास्ट में बताया जाएगा भोजन का अवशोषण। बहुत लंबा चैप्टर है ये, बहुत ही। इसीलिए हम कहे थे कि तुम आराम से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को घबराइएगा मत। तो देखिए दूसरा भाग क्या है, फंडिक ग्रंथियाँ यानी फंडिक ग्रंथियाँ यानी फंडिक ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथियाँ, यही होता है ना। तो ये क्या होते हैं, यह अमाशय के मध्य भाग में उपस्थित होता है। जो फंडस होता है, फंडस में ही क्या पाए जाते हैं तो फंडिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं तो ये बीच में रहते हैं ना, मध्य भाग है। तथा जठर रस यही बनाता है, जठर रस यही बनाता है। अगर ये ना जठर रस नहीं बनाएगा तो भोजन पचाने में कोई काम नहीं हो पाएगा, जैसा गया था वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए क्या करता है, जठर रस बनाता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, पेप्सिन, पेप्सिन है ना, पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम और श्लेष्म और गैस्ट्रिन नामक क्या करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है। गैस्ट्रिन आया है ना, गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रिन नामक क्या करता है, हार्मोन का स्राव करता है। इनकी दीवारें जो बताए नहीं थी, इनकी दीवारों को क्या होते हैं, फर की तरह रहते हैं, रसांकुर। तो वो सब क्या करते हैं, भोजन को एक तो पीसने का काम करता है फंडस में, जो रूझी होता है
तो देखिए ये क्या करता है, किसका किसका निकालता है, तो पेप्सिन, रेनिन और रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन क्या है, एंजाइम है। ये पेप्सिन हो गया, और क्या था, श्लेष्म मतलब म्यूकस। म्यूकस रहेगा तभी ना, काढ़ा तो पिसा नहीं पाएगा, म्यूकस रहेगा। और गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से स्रावित करता है। इसके अतिरिक्त इस भाग की ग्रंथियां क्या करती हैं, HCl का भी निर्माण करती हैं। HCl जो भोजन को क्या कर देती है, अम्लीय बनाती है। पेट में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाते हैं, फंडस में HCl नामक अम्ल पाए जाते हैं, यानी एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को पहले जो बचे होंगे लार ग्रंथि से, लाइसोजाइम से जो बैक्टीरिया बच गए होंगे, वो अमाशय में आकर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। और भोजन को क्या ये कर देता है, अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाएगा, जो कि जठर रस को अम्लीय माध्यम, जिसका पीएच मान याद कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसका पीएच मान। हाइलाइटर होगा तो हाइलाइटर रख लिया कीजिए आप लोग अपने साथ, समझ रहे हैं। अगर हाइलाइटर है तो एक हाइलाइटर रखे रहिए, क्योंकि जहाँ भी आपको लगेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इंडिकेट हो जाएगा कि ये कोई ना कोई इम्पोर्टेंट है ना। हाइलाइटर जब भी पढ़िए एक हाइलाइटर रखे रहिए अपने साथ। आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो थोड़ा सा भद्दा हो जाएगा, भद्दा लगेगा। और पढ़िए, कभी भी पढ़िएगा, हाइलाइटर अपने पास रखिए। 10 रुपये का पड़ता है, 15 वाला होता है, लेकिन 10 वाला ये पतला वाला ही रखेंगे तो फायदा होगा। नहीं तो मोटा वाला लेंगे ना, तो इस साइड लगाएंगे, दूसरे साइड छप गया। इस साइड तो हम पीला ऐसे खींच देंगे, ऐसे अब पता चला उस साइड छप गया। तो एक हाइलाइटर जरूर ले लीजिए आप लोग। क्यों लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आते हैं। कितना याद करेंगे, अब कौन आएगा कौन जानता है। जैसे अमाशय में बता रहे हैं, तो अमाशय में कह देगा कि पेप्सिन स्रावित होता है। अब तो पता नहीं है, पढ़े रहेंगे तब ना, पेप्सिन स्रावित होता है लिख देगा, यकृत में छोटी आंत बड़ी आंत अमाशय, अब दिमाग में रहेगा तब ना। तो अगर आप लोग वहाँ पर पढ़ते रहेंगे तो ये सब अंडरलाइन ऐसे जैसे पीला कलर से उसको क्या कर देंगे, रंग देंगे, तो ये दिमाग में रहेगा ना जब भी। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को आंखें वही पसंद करता है, चमकीला चीज़ जो चमकता है उसको, उस पर हम लोगों की नज़र क्या होती है, सबसे पहले जाती है। पीला कलर होता है ना, लाल कलर इसीलिए सब ना शादी ब्याह में क्या करती हैं, लाल कलर का लहंगा पहन लेती हैं, जिसकी वजह से पूरा अट्रैक्शन वही लेकर चली जाती है। तो एक हाइलाइटर पढ़ते समय आप लोग जरूर लिए रहिए, जिससे आप लोगों को क्या होगा, बहुविकल्पी याद करने में सुविधा। जब इसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर डालेंगे, पूरी तरह से जब पढ़ लेंगे, तो बहुविकल्पी अगर कहीं से पूछेगा तो अमाशय से ही ना पूछेगा, पूछ देगा उसका पीएच मान बताइए, क्या होगा, कपड़ा पटक देंगे। और रहेगा इसे हाइलाइटर में आप दिख ही रहेंगे, तो एक दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ होता है ना। चमकीला चीज़ बहुत जल्दी हम लोगों को आँख क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे सूरजमुखी देखें, सूरजमुखी कैसा, कौन सा कलर का होता है, पीला। देखिए सब लोग कह रहे हैं पीला, पीला थोड़ी होता है, उसका सिर्फ ऐसे जो बना रहता है, ये वाला नमस्ते पीला रहता है, और बाकी उसका 90% क्या रहते हैं, हरा कलर का रहता है। हरा कलर, उसका डंठलवा जब जाता है तो कौन सा कलर का रहता है, हरा रहता है ना, उसका पिछवा भी हरा रहता है। बस वो जो उसका जो थुथुर है वही ना बस खाली है। सरसों का फूल देखे होंगे, सरसों का खेत देखेंगे तो सब लोग कहेंगे कि हरा होता है, लेकिन उसका 90% क्या है, हरा। अरे पीला है, उसका कहेंगे कि पीला होता है ना। सरसों के खेत में अगर जाइए तो पूरा हम लोगों को पीला पीला ही दिखाई देता है ना, लेकिन उसका 90% भाग क्या होता है, हरा होता है। फिर भी हम लोगों को पीला ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो चमकीला होता है और हम लोगों की आंखों पर क्या होते हैं, चमक आती है। समझ गए ना। तो एक हाइलाइटर ले लीजिए पढ़ते समय। कोई भी टीचर अगर स्कूल में चाहे कोचिंग में चाहे जहाँ आप लोग पढ़ते हो, घर पर जो ही पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि ये चीज़ अच्छा है, तुरंत वहीं पर कलर करिए, हो जाएगा। हो गए ना। तो देखिए अब बताइए पीएच कितना होता है, तो 1.5 से 2.5 प्रदान करती है।
यह माध्यम जठर रस में उपस्थित एंजाइम के क्रियान्वयन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेन भूमिका यही निभाता है। एंजाइम को क्या करता है, काम करने के लिए कौन का ये करता है, तो एसिड अम्ल जो एंजाइम को क्या करता है, प्रेरित करता है। भोजन को पाचन में करने के लिए उसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब प्रेरित करेगा तो क्या होगा, अच्छा लगेगा। माने प्रेरित जब तक करेंगे नहीं तो भोजन पचेगा नहीं। किसी को भी जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो संभलेगा नहीं। जैसे अभी आप लोगों को ये कर रहे थे कि हाईलाइटर रख लीजिए, इससे पहले दिमाग में नहीं चल रहा होगा आपको, तो मोटिवेट करेंगे तभी ना। तो उसी तरह इसको क्या करता है, प्रेरित करता है पाचन में। ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, एंजाइम की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है, तो HCl ना, है ना। इसके बाद देखिए तीसरा भाग जो आता है इसका, वो होता है पाइलोरिक ग्रंथियाँ। पाइलोरिक ग्रंथियाँ, इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है, लेकिन क्या पाए जाते हैं, श्लेष्म। श्लेष्म का मतलब म्यूकस, चिपचिपा, है ना। क्या करता है, इनसे केवल किसका निर्माण होता है, तो श्लेष्म का श्रावण होता है, जो विभिन्न पाचक रसों एवं HCl से अमाशय की दीवार को क्या कर देता है, सुरक्षा कर देता है। देखिए जो ये श्लेष्म है ना, तो आप बताइए, एक थाली ले लेंगे और उसमें जैसे लेप होता है, कलई बर्तन पर लेप किया जाता है, जो चूल्ही पर जो खाना बनता है, तो क्या करते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, चारों तरफ क्यों लगाते हैं, बर्तन की सुरक्षा के लिए। नहीं तो जलेगा तो इसके बाद धोकर रगड़ना पड़ेगा, ईटा से रगड़ना पड़ता है ना, ईटा से, राखी से पूरा ले लेके, पता चलेगा बर्तन की दीवार क्या हो जाएंगी, खराब होने लगेगी। इसीलिए क्या करते हैं, उसको लेट कर देते हैं। आजकल का क्या पता, आज तो गैस वाले पर आ गए, हम लोगों के समय में था, अभी भी है, हाँ कुछ घरों में अभी भी है, लेकिन अब तो गैस का ज़माना आ गया है। तो वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बर्तन की क्या करेगा, तो क्या उसमें से मटिया को लेकर ऐसे रगड़ देते हैं, मटिया को लगेंगे, मटिया को लगाएंगे तो क्या होगा, मटिया तो फिर गिर जाएगा। तो उसमें चिपचिपा पदार्थ यानी पानी डालते हैं ना, अब पनिया लगा के इसके बाद कर देते हैं लेप, तो वो क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाते हैं। अगर यही चिपचिपा पदार्थ अगर नहीं रहेगा अमाशय में अगर ये चिपचिपा पदार्थ नहीं रहेगा तो अमाशय की दीवार में क्या वो सब चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे। और चिपकेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं, अमाशय की दीवार होगा ना। तो इसीलिए क्या करता है, अमाशय की दीवार जो विभिन्न रसों एवं HCl से अमाशय की क्या करता है, दीवार की सुरक्षा करता है, इसी के कारण। इसके बाद जठर रस में उपस्थित एंजाइम मुख्यतः भोजन में उपस्थित प्रोटीन का भी क्या कर लेता है, आंशिक पाचन करता है। आंशिक पाचन मतलब थोड़ा सा ही क्या करता है, पाचन करता है, क्योंकि पाचन की क्रिया किसमें जाकर होगी, छोटी आंत में। यहाँ पर थोड़ा सा रख लेता है प्रोटीन, और प्रोटीन को हम लोग डायरेक्ट नहीं पचा सकते हैं। प्रोटीन को हम लोग अगर सोचें कि डायरेक्ट अगर पचा लें तो डायरेक्ट नहीं पचता है। अगर आप प्रोटीन खा लेंगे ना, डायरेक्ट अगर खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। जैसे दूध में डालकर नहीं मिलता है, प्रोटीन मैक्स वो सब आते हैं, कई कंपनियां जो दूध में कहते हैं कि इसको डालकर पीजिए, इससे आपको, जैसे किसी का हाथ पैर टूटा रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, तो ज़्यादा क्षति हो जाती है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है कि शरीर में हो रही क्षति का पूर्ति करना। शरीर में अगर कोई भी टूट फूट होती है, चाहे कहीं भी क्षति होता है, तो उसको जोड़ने का काम प्रोटीन का है। तो प्रोटीन उसको क्या करेगा, सही करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पाचन होता है, लेकिन क्या वो दबाव जो आता है तो हम लोग डायरेक्ट खाते हैं नहीं ना, दूध में मिलाकर खाते हैं, कोई माध्यम रहता है तभी ना। और डायरेक्ट खाइए तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब। डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा टेस्टी लगता है तो खा लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं खा लेंगे। पूरा खाएंगे तो पेट आपका फिर दौड़ना शुरू। तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन कितना होता है, तो आंशिक होता है ना। जो ये क्या है, पेप्सिन है ना, यही पाचन करता है आंशिक रूप से। ठीक, इसके बाद अब आगे चला जाए। ये तो अमाशय की पाचक ग्रंथियाँ थी। अब अगला ग्रंथि देखा जाए, है ना, पाचक ग्रंथि। देखिए बच्चा, अगला जो है ना, यकृत। यकृत जानते हैं, हिंदी नाम नहीं जल्दी समझ में आता है इसका। यकृत को तो अंग्रेजी हिंदी में कह दिया जाए तो जल्दी नहीं समझ में आता है, लेकिन लीवर समझ में आ जाता है ना। कुछ जो नाम होती है जिसको अंग्रेजी वाला ही नाम हम लोग समझ पाते हैं, हिंदी वाला नहीं।
अगर शुद्ध शुद्ध अगर हिंदी बोलने लगे लोग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। इसी तरह जो होता है क्या है कि बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी में कुछ हिंदी रहती है तो कुछ इंग्लिश वाला नाम चलता रहता है ना। जैसे नेत्र कहने पर नहीं समझ में आता है लेकिन आँख कहते हैं तो समझ में आ जाता है। उसी तरह यकृत नहीं समझ में आता है लेकिन क्या आ जाते हैं तो लीवर। लीवर का कोई और नाम भी होता है, जिगर। हाँ जिगर, देखिए इसको जिगर भी बोला जाता है। और कुछ कहा जाता है, कलेजा, कलेजा बोला जाता है। कलेजी खाते हैं जो मांस भक्षी होंगे तो कलेजी बड़ा मन से खाते हैं। मांस भक्षी बोले हैं, अब नाम हम थोड़ी लेंगे। तो देखिए कैसा होता है, यानी लीवर जो होता है ये एक फेवरेट कलर जो आता है चॉकलेटी, ये चॉकलेटी कलर का होता है ना। शरीर में हम लोगों का सब कुछ डबल डबल है, सब डबल है ना। आंख डबल है, हाथ दो है, कान दो है, नाक दो है, एक है हाँ एक ही है लेकिन दो को छेद है ना। एक को बंद कर देंगे, ऐसे करते रहेंगे, इधर वाला कर देंगे ना। एक को पैर नहीं रहेगा तो एक को पैर से काम चला लेंगे, होता है। लेकिन जीभ एक ही है, एक ही जीभ है तो बढ़िया, अगर दूर रहता तो आदमी ऐसे ही मर जाता। एक ही से इतना तबाह किया है तो दो रहेगा तो क्या होगा। तो लेकिन लीवर क्या है, एक है। सब डबल बनाया गया लेकिन इसको क्या कर दिया गया, एक ही बनाया गया और बड़ा बना दिया गया। ये जो होता है क्या है, देखिए कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की, याद कर लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग यही है। मानव शरीर में यानी अंदर कौन सा होगा सबसे बड़ा अंग, तो लीवर, जिसका वजन खुदे 1.5 किलो है। 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम होता है। और अगर शरीर का कहेगा तो वो क्या हो जाता है, त्वचा। त्वचा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है अंग, और नहीं तो शरीर में कहेगा तो लीवर। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है तो वो कौन सी होती है, तो लीवर को ही कर। ये जो होती है चॉकलेटी कलर का होता है। इसके अध्ययनकर्ता को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। यानी लीवर के जो होते हैं, तो लीवर की जिनकी प्रॉब्लम होती है ना तो वो गैस्ट्रो के पास ही जाते हैं, गैस्ट्रोलॉजी के ही पास जाते हैं। वही लोग क्या करते हैं, लीवर का भी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन लीवर का कोई दवा नहीं बना है, लीवर के लिए कोई दवा नहीं, इसको संभाल कर रखना पड़ता है। खुद रखेंगे, कोई और नहीं रखेगा, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर लिख लीजिएगा ना, बड़ी ग्रंथि एवं अंग दोनों है ना, दोनों लिखे हैं। यानी सबसे बड़ी ग्रंथि ये भी है और सबसे बड़ा अंग यही है। इसमें क्या होते हैं, इसका भार लगभग कितना होता है, 1500 ग्राम। यानी 1500 ग्राम मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 केजी, 1.5 केजी। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर क्या होता है, स्थित होता है। डायफ्राम जानते हैं कहाँ होता है, जैसे ये रीढ़ की हड्डी से जा रही है ना, तो बस यहीं पर ऐसे एकदम लटका रहता है, लचीला रहता है। जो अमाशय के ऊपर है जो एकदम ऐसे ही रहता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो वही डायफ्राम क्या होता है, नीचे जाता है, और जब छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ठीक उसी के नीचे में क्या है, लीवर लगा है। और इधर यह क्या होता है, अमाशय, तो उसी तरह ये क्या होते हैं, इधर से लीवर लगा रहता है। एकदम ऐसे ही, जैसे ये है ना, तो एकदम ऐसे ही क्या होगा, इधर यह क्या होते हैं, अमाशय। इधर से क्या आ जाएंगे, अमाशय, और इधर से लीवर, समझ गए ना, यही होते हैं। और कौन सा कलर का होता है, तो चॉकलेटी कलर का। अब कत्थई बोलते हैं क्या उसको, चॉकलेटी ही कत्थई होता है कि मैरून होता है, अब पता नहीं। ये सब लड़कियां जानती होंगी कलर, हम लोगों को तो एक ही लाल, पीला, हरियर, नीला, यही सफ़ेद, यही समझ में आता है, 6 कलर। इसके बाद मिलाएंगे तो डार्क पिंक, तो बेबी पिंक, कई कलर क्या जाते हैं, डेरी मिल्क की तरह। अब वो देखिए, यकृत के पिंड अनेक बहुभुजीय पिंडकों से क्या होते हैं, बने होते हैं। पिंडक के छोटे छोटे पिंडक होते हैं ना, उससे ये क्या होते हैं, बहुभुजीय होते हैं। यानी कई भुजाओं से क्या होते हैं, पिंडक होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें ग्लीसन संपुट कहते हैं। देखिए ग्लीसन संपुट कहते हैं। इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं
यानी हिपैटिक सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन सा सेल? हिपैटिक सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या करता है ना, हिपैटिक सेल्स अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। जैसे अभी खराब होगा, 24 घंटे के अंदर ये क्या कर लेगा, कोशिका विभाजन करके उतनी कोशिकाएं आ जाती हैं। इसीलिए लीवर को ना एक ही दिए हैं भगवान, लेकिन बड़ा उसमें एक सेल्स दे दिए हैं जिसका क्या नाम है, हिपैटिक सेल, जो क्या करता है, अपने आप को रीजनरेट करते रहता है। अगर थोड़ी सी भी क्षति होगी ना लीवर में, वो अपने आप रीजनरेट कर लेता है, कहता है कि कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे 24 घंटे में। देखिए यह पित्त रस क्या है, जिससे क्या होता है, पित्त रस का स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। कौन सा करता है, तो हिपैटिक सेल से क्या होते हैं, पित्त रस का स्रावित होता है। यही पित्त रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है ना। यह पित्त रस यकृत के निकट थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में क्या हो जाते हैं, एकत्रित होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, नहीं समझे क्या है। देखिए यह पित्त रस यकृत के निकट है ना, कहाँ है, यकृत के निकट कहाँ पर होता है, तो थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में एकत्र होता है। यानी ये जो होते हैं ना पित्त रस किसमें होंगे, तो पित्ताशय में पाए जाते हैं। पित्त रस कहाँ पाए जाएंगे, पित्ताशय में, याद कर लीजिएगा, जिसको बाइल जूस बोलते हैं। यही भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है, और यहीं से संपर्क करने के बाद अमाशय से भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में जब भोजन जाएगा तो कैसा जाएगा, क्षारीय, है ना। तो देखिए इसमें पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में क्या हो जाते हैं, सहायक होता है। यकृत मानव शरीर की क्या होती है, अति महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसके निम्न लिखित कार्य हैं। देखिए यकृत के कार्य भी हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें क्या बोला है कि जो होता क्या है कि यह पाचन नहीं करता है, यकृत में पाचन की क्रिया कोई नहीं होती है, लेकिन यह किसको पचाता है, तो वसा को। वसा को क्या कर देगा, पचाने में कार्य करता है। देखिए यहाँ लिखे इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में क्या हो जाता है, सहायक होता है। समझ रहे हैं, इसको लिख लीजिए, तब इसके बाद इसको थोड़ा सा वो वाला बताते हैं कि कैसे ये क्या क्या कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तक मिटाएंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं, है ना। देखिए बच्चा, इसमें बोल रहे हैं कि वसा का पाचन होता है ना। वसा यानी चर्बी। चर्बी कहाँ मिलती है, तो जब हम लोग चिकना चीज खाते हैं तभी ना मिलता है। यानी जितने ऑयली पदार्थ खाएंगे, ऑयली पदार्थ खाएंगे कि नहीं, ऑयली पदार्थ खाएंगे तो ये क्या होगा, लीवर क्या हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, होते हैं ना। क्योंकि ऑयली में क्या होते हैं, तो वसा पाई जाती है, जिसको फैटी बोला जाता है। बताइए, फैटी होता है तो हम किसी भी चीज़ को एक लिमिट तक ही न कर पाते हैं। ये भी लीवर क्या करेगा, एक लिमिट तक ही ना वसा का पाचन करेगा, कि जितना हम खाते जाएंगे उतना ये पाचन करते जाएगा, नहीं करेगा। मान लेते हैं कि हम बचपन से ही खा रहे हैं ऑयली पदार्थ। इस समय तो जनरेशन यही चला है कि हर एक इंसान लीवर से ग्रसित है, हर एक इंसान है। उसमें 10% अगर लीवर की समस्या है, अगर कोई कहे कि हमारा लीवर एकदम सही है, तो अपना जाकर चेकअप करा ले, उसमें 10% जरूर डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि आज हम लोग जितना खा रहे हैं ना, ऑयली पदार्थ सब शुरू से खाना शुरू कर दे रहे हैं, बचपन से। स्कूल में जा रहे हैं तो मैगी है, चाउमीन है ना, ऑयली पदार्थ हम लोग खाते हैं। और हम लोगों के समय मम्मी क्या करती थी, रोटी दे देगी, नमक दे देगी, प्याज दे देगी, न तो रोटी भुजिया देती थी, न तो दाल भात चोखा भर कर दे देती थी। ये हम लोग खाते थे। लेकिन जनरेशन जैसे जैसे बदलता गया, तो अब जंक फूड, आज के समय में जंक फूड सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं। इसके खाने से क्या होता है ना, लीवर फैटी हो जाता है। शुरुआत में इसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है, तो हिपैटिक सेल्स, जो अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट करता रहता है। ये अपने आप को क्या करेगा, टूटेगा, क्षति होगी, लेकिन उसको फिर क्या कर देगा, सही कर देगा। लेकिन कब तक,
एक समय तक ही ना, एक समय तक तो वही क्या होता है, धीरे धीरे यही क्रिया जो 3 साल 4 साल जब चलेगा ना, 3-4 साल, तो यही क्या हो जाते हैं, अब लीवर कहता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इस पर क्या होंगे, ऐसे फैट जमते जाएंगे, फैट धीरे धीरे जमेगा। जैसे काई जमता है ना, तो तुरंत काई जम जाता है, धीरे धीरे जमता है दीवार पर, है ना। उसी तरह जो भी हम लोग खाना खाते हैं जंक फूड, तो इस पर क्या होता है, धीरे धीरे इस पर लेयर आ जाते हैं। किसका? फैट का। फैट का असर दिखने लगता है, यानी लीवर क्या होने लगेगा, फैटी होने लगेगा। फैटी होने का मतलब क्या है कि उस पर वसा का जमाव होने लगा। और यही 3-4 साल के बाद अब जब लीवर में ज़्यादा ये क्या हो जाएंगे, जमना शुरू हो जाएंगे, तो लीवर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, तो वही अब दर्द महसूस करेगा पेट में। तब जाएंगे क्या, डॉक्टर के पास। जितना खाए थे अब उतना दवा में अब निकल जाएगा। इसीलिए जंक फूड जितना लोग खाते हैं ना, तो संभल कर न खाएंगे तो लीवर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज दो तरह से हो गए। एक तो मान लीजिए कि हम फैटी खा रहे हैं खाना, आजकल खाना में चोकर कौन खा रहा है, कोई खा रहा है नहीं ना। अच्छा कि चोकर खाना चाहिए, एक मैदा खाइए, एक रोटी, एक मैदे वाला रोटी खाइए और एक गेहूं वाला रोटी खाइए, तो गेहूं वाला रोटी क्या होता है, फायदेमंद होता है, जबकि मैदे वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैदे में चोकर नहीं पाया जाता है, और पाचन की क्रिया में चोकर का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो लीवर को क्या करता है, फैट नहीं होने देता है। क्योंकि गेहूं वाले आटे में जो होता है उसमें चोकर रहते हैं, तो चोकर रहेंगे तो उसमें फैटी कम रहता है। अच्छा कि इसमें क्या है, मैदे में तो फैटी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं कि वो नुकसान करता है। तो आज जितना भी जंक फूड खाने वाले हैं वो खा सभी लोग रहे हैं, चाहे हम हैं चाहे आप लोग हैं, सभी लोग ही खा रहे हैं। और सभी लोगों को एक समस्या हो रही है, लीवर वाला। खाना खा रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, तुरंत निकाल दे रहे हैं। आज जो जनरेशन जो कर रहा है कि भाई खाना खा रहे हैं, टेंशन है, इधर खाना खा रहे हैं उधर जाना भी है, खाना निकालना भी है, हो रहा है इसमें। आज के यंगस्टर को सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इधर खाना खा रहे हैं, आधा घंटा भी नहीं हो रहा है, तब तक जाएंगे अपना भोजन निकाल कर आएंगे। फिर ऐसी समस्याएं हुई है, तो उनको क्या हो गया है, लीवर की समस्या हो रही है। बड़ी समस्या है ये। जो खाते हैं तो वो तो आमाशय में जाता है, आमाशय में पाचन होता है, छोटी आंत में होता है, आंशिक पाचन होता है। आमाशय में जो होता है आंशिक पाचन होता है, तो वो यहाँ पर क्या होता है, वसा का पाचन होता है ना लीवर में। सबकी अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग कार्य न है। हर एक एंजाइम, जैसे अभी बताए थे ना लात वाला, तो सबका अभी देखिए एक एक का क्या किया जाता है, अलग अलग काम है। जैसे अग्नाशय है तो अग्नाशय भी पर हम बता रहे हैं, इसके बाद अग्नाशय ही आएगा, तो उसका क्या कार्य होगा उसमें बताएंगे। तो जो होता है क्या है, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि ये वसा का पाचन कौन करेगा, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये वसा का क्या करने लगता है, पाचन करता है। वसा का पाचन अगर लीवर नहीं करेगा तो वही लीवर क्या हो जाते हैं, उस पर फैट जम जाते हैं। अब कहते हैं लोग कि लीवर में सूजन आ गया है, सूजन नहीं, उस पर क्या हो गया है, फैट जम गया है। अब वो जब फैट हटेगा तब ना लीवर अपने आकार में आएगा। अब हमारे कपड़ा पे तो रख देंगे, कपड़ा भारी सामान रखते जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे ना। तो उसी तरह ये भी है। तो देखिए ये तो जंक फूड के लिए होता है, जैसे ऑयली पदार्थ है, ऑयली पदार्थ या जंक फूड खाने से क्या होते हैं, लीवर में समस्या आती है। एक समस्या वो भी आता है, जो लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने वाले को लीवर की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम लोग कहीं जाएं और वहाँ पर डॉक्टर के पास अगर हमारा लीवर का समस्या रहेगा, तो डॉक्टर डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या कोई नशा वशा करते हैं। हम तो डॉक्टर से छिपा लेंगे कि नहीं करते हैं, तो फिर डॉक्टर तो वही दवा देगा, लेकिन हम इधर से क्या करेंगे, वही शराब पीते रहेंगे, तो दवा असर करेगा नहीं करता है। तो इसीलिए देखिए जितने भी शराब पीने वाले हैं उनका भी लीवर क्या हो जाता है, एक न एक दिन खराब हो जाता है, बहुत विकराल रूप ले लेता है। इतना विकराल लेगा कि वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। शराब नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो करेगा नुकसान, हाई सेल्स को नुकसान करना शुरू करेगा।
ये सेल 24 घंटे के अंदर अपने आप को क्या कर लेता है, रीजनरेट करता है। लेकिन जो शराब पीने वाले होते हैं, जो आदी होते हैं, ये नहीं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, एक होते हैं कि हफ्ता में एक दिन पी लेते हैं, एक होते हैं महीना में पीते हैं, और एक होते हैं एक दिन में 4 बार पीते हैं, एक दिन में 4 बार। ये अपने आप को जनरेट कर कितने समय में लेता है, 24 घंटे में। और वो कर पाएगा? 24 घंटे का समय मिला है? नहीं मिला, जिसकी वजह से इस पर क्या होते हैं, इसके लीवर में अब फैट शुरू हो जाते हैं, लीवर खराब होने लगता है। क्योंकि लीवर जो होता है, छोटी छोटी अगर जहर भी हम लोग खा लेना तो उसको क्या कर देता है, सही कर देता है। जैसे चूहा मारने वाली दवा थोड़ा सा खा ले तो क्या कर लेता है, सही कर लेता है। हम लोगों के शरीर में जो अमोनिया जो बन रही है, सबसे खतरनाक चीज़ होता है अमोनिया, उसका भी ये क्या कर देता है, नाश कर देता है, यानी उसको भी नष्ट कर देता है। लीवर कई चीज़ों को क्या करता है, वो सुरक्षा करने में हम लोगों के शरीर में बहुत मदद करता है। लेकिन लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे, खाएंगे ही, खाएंगे तो फिर लीवर की कोई दवा है नहीं। एक दवा आती है लीव 52, वही एक दवा है जो चलता है। और डॉक्टर हमेशा कहता है कि आप अपने लीवर को तंदुरुस्त रखिए, नहीं रखेंगे तो वही लीवर एक दिन क्या होगा, इतना सूजन हो जाएगा, पेट में खाना पचेगा नहीं। क्योंकि ये खाना को पचाने में भी काम करता है और उसको सड़ने में भी मदद करता है कि सड़ाता नहीं है। लेकिन जब ये खराब हो जाएगा तो खाना क्या होगा, पेट में सड़ेगा, पेट में पानी भर जाएगी, एकदम पेट एकदम सूजन फूल जाएगा और इंसान मर जाएगा। अगर पेट में अगर पानी भरना शुरू तो इंसान मर भी जाएगा। तो कई इसके कार्य हैं, तो उसके कार्य को देखा जाए। देखिए ये सब है, अगर इसको अगर छोड़ेंगे जंक फूड को तभी कोई बात होगा। हम एक चीज़ बताए थे पोषण में आप लोगों को शुरुआते में, कि कुछ करना हो या ना करना हो, अपना एक काम करना है जिसका नाम है नित्य काम। ये जानवर देखे हैं कभी रात को खाते हुए? नहीं, उन लोगों का एक टाइमली होता है, शाम को अपने घर में चले जाते हो, होता है ना। जानवर को कभी सुने हैं कि उसको सर्दी जुकाम हुआ है? हम घर पर जिसको बांधे हैं उसको हो जाता है, वो क्योंकि हम उसको पोषण दे रहे हैं। लेकिन ऐसे जो चारों तरफ खेत में या चाहे जंगलों में घूम रहे हैं, क्या उनको कोई रोग बीमारी होती है? नहीं होता है। पक्षी को कभी सुने हैं? पक्षी क्या करता है, रात को जाता है अपने घोंसले में सो जाता है, शाम को खाना खा लेगा, इसके बाद रात को खाना नहीं खाता है, अब फिर कब खाएगा, अगले सुबह खाता है ना। और हम लोग जब मिलेगा तब खाएंगे। पेट को आराम चाहिए, आराम देते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा मन किया तो चिप्स खाएंगे, अभी मन किया तो कुरकुरे खाएंगे, अभी मन किया तो खाना खाएंगे, और नहीं तो शादी ब्याह में गए तो 2 बजे रात को भी खाएंगे, 2 बजे 1 बजे रात को जब मिलेगा तब खा लेंगे। इसीलिए हम लोगों का क्या होता है, आज के जनरेशन में जो मानव को इतना रोग जो घेर रहा है, इसका रीज़न ये भी है कि अनियमित खाना खाना, नियमित समय पर खाना जो खाएगा तो उसको रोग तो होगा ही। आप लोग एक नित्य काम करिए, सुबह उठिए, शाम तक जो आपका कार्य है उसको करते रहिए। कभी एक दवा से भेंट नहीं होगा, एक दवा से आपका भेंट नहीं होगा, लेकिन ये कमाओ कोई नहीं करता है, सबसे आसान काम, लेकिन नहीं करते हैं। तो चलिए देखा जाए यकृत के कार्य। ये तो अभी बताए थे कि क्या क्या होते हैं ना, लीवर कैसे फैटी हो जाता है। तो लीवर फैटी होने का वजह है कि लीवर को क्या कर देते हैं हम लोग, ऑयली खाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दारू पीते हैं उन्हीं लोगों के लिए लीवर खराब होता है, नहीं। जो जंक फूड खा रहे हैं, जैसे में मार्केट में बहुत इस समय जंक फूड चल रहे हैं, मोमोज का नाम सब लोग सुने होंगे, खाए भी होंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन टेस्टी लगता है। तो हम लोगों को जो जिह्वा पर जो टेस्टी लगेगा उसी को न खाएंगे, है ना। तो देखा जाए यकृत के कार्य, ये सब जो बताए थे यकृत के कार्य ही है कि क्या क्या कार्य है इसके, लेकिन उसको लिखवा दें इसका नोट्स ना। देखिए बच्चा, यकृत के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ लीवर। जो अभी सब बता रहे थे तो वही उसको नोट्स के साथ बता दे रहे हैं कि जिसमें पहला आता है पित्त रस का स्रावन, यानी पित्त रस का क्या करता है, निकालता है। कौन निकालता है, तो यकृत। यकृत के साथ जुड़ा था अग्नाशय यानी गाल ब्लाडर, वहीं पर क्या होते हैं, पित्त रस जाकर इकट्ठा हो जाते हैं पित्ताशय में। तो देखिए अमाशयी रस के अम्ल को देखिए, अमाशय में क्या होते हैं,
ये जो अमाशय में जो थे अमाशयिक अम्ल थे, यानी एसिड था ना अमाशय में, तो उस अम्ल को प्रभावहीन करना है, यानी अम्ल यानी एसिड को हमको प्रभावहीन करना है। तो उसमें क्या मिला देंगे? क्षारीय क्षार मिला देंगे, तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा। होता है जैसे पापा गुस्सा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छुप जाते हैं और मम्मी को भेज देते हैं, बस पापा, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। जब भी पापा गुस्सा होते हैं तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए मम्मी जाती हैं, और मम्मी जाती हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है। जैसे तीखा लगता है तो मीठा खा लेते हैं। तो हर एक चीज़ का प्रभाव कम करने के लिए, यानी एक रोग है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? एक बायोटिक है तो उसका एंटीबायोटिक जरूर बना रहता है। हर जोड़ का एक तोड़ बना रहता है। तो उसी तरह अमाशय में पेट में जो था भोजन कैसा था? अम्लीय था, तो उसको क्या बदलना है? क्षार में। तो क्षार में कौन बदलता है? तो पित्त रस, जो क्या करता है? भोजन को क्षार में बदल देता है। और साथ में क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण, यानी जो फैट था उसको छोटे छोटे कणों में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है कि उसको तोड़ देना। जैसे हम लोग रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसी तरह ये फैट को क्या करता है? धीरे धीरे उसका पाचन करता रहता है। तो वही, और साथ में क्या करता है? भोजन को सड़ने से भी बचाता है। अगर यही भोजन में सड़ जाता है तो नहीं होता है कि मान लेते हैं कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो खाना खाता है तुरंत चला जाता है, और कोनो खाना खाते हैं 2-2 दिन नहीं जाते हैं, 2-2 दिन नहीं जाते, उनके पेटवा में खाना सड़ता रहता है। और वही जब गैस छोड़ते हैं तो पूरा एकदम अजीब लगता है, होता है। तो खाना अगर पेट में सड़ेगा तो जाहिर सी बात है उत्सर्जी अंगों द्वारा उसका क्या होगा? सड़ेगा तो अजीब आएंगी, गैस बनेगा। तो ये क्या करता है? भोजन को सड़ने से भी बचाता है। कौन बचाता है? तो पित्त रस। पित्त रस के क्या कार्य है? कि भोजन को अम्लीय क्षारीय बना देता है। और ये क्या करता है? सड़ने से भी बचाता है। और वसा का क्या कर देता है? इमल्सीकरण करता है, यानी यानी वसा का पाचन करने लगता है। इसके बाद आता है वसा का संश्लेषण। देखिए वसा का यहाँ पे क्या हो रहा है? इमल्सीकरण हो रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वसा का संश्लेषण। यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा में, अगर ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा हो जाएगी तो वो किसमें? वसा में बदल कर उसे किसमें फेंक देता है? तो वसीय ऊतकों में। अगर हम लोग ज़्यादा खाना खाने लगते हैं तो क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं ना। 1-2 रोटी खाएंगे तो कितना मोटा होंगे? अगर यही 22 रोटी खाएंगे तो गाल खुल जाएगा, शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। ये जितने सब ऊतक हैं, ऊतक में क्या आ जाएंगे? फैट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अतिरिक्त मात्रा में अगर हम खाना खाने लगे डेली, तो एक समय ऐसा आएगा जो हम लोगों के शरीर में अतिरिक्त वसा भी हो जाएगा। और वो अतिरिक्त वसा कहाँ जाएगा? ऊतक में ही जाएगा ना। और ऊतक के सभी, ऊतक का मतलब क्या होगा? पूरे शरीर के ऊतक। ये नहीं कि बस हई ऐसे फूल जाएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, इस ऊतक को देगा हई हथवा में, तो हई हथवा फूल कर इतना मोटा हो जाएगा, एगो डिमरा की तरह ऐसे चलते रहेंगे, नहीं ना, तब तो वो रोग ना हो जाएगा। अच्छा, पेटवा एकदम निकल जाता है किसी का, तो वसा का क्या होता है? वहाँ पर संश्लेषण होता है। कब? जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है तब। समझ गए? इसके बाद देखिए ग्लाइकोजन का संचय। ग्लूकोज को जब अधिक मात्रा में होगा तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। अगर ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट नहीं होगा तो उसी इंसान को क्या हो जाते हैं? शुगर रोग हो जाता है। जो अग्नाशय में भी बताएंगे कि अग्नाशय में इंसुलिन क्या करता है? हार्मोन्स का श्रावण होता है, जहाँ पर ग्लूकोज को क्या होता है? अगर नहीं पचेगा तो क्या होंगे? नुकसान हो जाते हैं। क्या होता है? तो देखिए, जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक क्या हो जाए? ग्लूकोज पहुंचता है, तो यकृत कोशिकाओं, यानी यकृत कोशिकाओं मतलब हिपेटिक सेल्स, यकृत कोशिका का नाम याद कर लीजिएगा, हिपेटिक सेल द्वारा क्या हो जाते हैं? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। और यकृत में क्या हो जाता है? यह संचित हो जाते हैं। यकृत में जाकर ये क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। यही ग्लूकोज का पाचन जरूरी है। नहीं, ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? तो ग्लाइकोजन में। अगर वही नहीं बदलेगा तो हम लोगों को शुगर रोग हो जाती है, जो अभी बताएंगे किसमें, अग्नाशय में भी बता रहे हैं। बस इसके बाद वही आएगा। इसके बाद देखिए पित्त वर्णक का उत्सर्जन। पित्त वर्णक, पित्त जानते हैं, कभी कभी आता है, नहीं होता है, कहते हैं कि हीर जरता है। ऐसे सुबह के समय देखिए कुछ लोग होते हैं सुबह के समय एकदम ब्रश करते हैं,
तो अचानक आप करके नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती उंगलियां डाल डाल कर करते रहते हैं और निकालते रहते हैं, तो हरे रंग का निकलता है। ये उत्सर्जी पदार्थ है। नहीं होते हैं कुछ लोग निकालते हैं, चाहे कोई देखे रास्ते चलते रहते हैं, हाँ वो करके उसका बाद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुँह में आता है उसको चबाते रहते हैं, ऐसे भी है। बेटा ये सब तो सब करता है। अब हम किए होंगे बचपन में से, अच्छा अभी भी ये करते हैं। इसके बाद खा कर थूक देते हैं। और कभी कभी भाई यहाँ पर सभी लोग हैं, आ गया तो नहीं करते हैं, तो मुँह में आ गया तो क्या उसको जाएंगे बाहर निकालने, केजगे चबाते रहेंगे। तो हर तरह का अपना चलता रहता है, समझ रहे हैं? नहीं देखिए, तो वही क्या है कि पित्त लवण तथा पित्त वर्ण का उत्सर्जन भी कौन करता है? तो यकृत द्वारा भी होता है। कुछ चीजें हैं जो अभी आपको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, इसको यकृत को एक अलग टॉपिक में बताएंगे, वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करेंगे, जैसे इसका समझाएंगे एक अलग अलग टॉपिक में। पाचक ग्रंथियाँ तो हैं, तो पाचक ग्रंथियाँ में तो आप लोगों को सब बता दिए हैं, लेकिन यकृत को एक अलग टॉपिक में देखिएगा तो वहाँ पर इसका एक एक चीज़ जो होता है, ये तो नोट्स है तो भाई नोट्स बता रहे हैं, जब इसको समझाया जाएगा, इसका लेक्चर देंगे तो उस समय इसका एक एक चीज़ को बताएंगे, इसका एक एक नसवा खींच कर ले आएंगे। देखिए बच्चा यही है, ये नोट्स है तो नोट्स की तरह, और लेक्चर होगा तो लेक्चर की तरह। तो देखिए क्या करता है, पित्त लवण एवं वर्णक वास्तव में कहाँ पाए जाते हैं? तो आरबीसी जानते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, हम लोग के जो ब्लड है ना, ये उसका क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। आरबीसी का ही उत्सर्जी पदार्थ है। पित्त वर्णक क्या चाहे, पित्त वर्णक क्या लिखाएंगे? पित्त लवण या फिर पित्त वर्णक जो है किसका है? तो आरबीसी का ही उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब बेकार पदार्थ। हम लोग के शरीर में जो बेकार पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालना जरूरी है ना? पसीना जो हो रहा है ये क्या है? बेकार न है, इसको निकालेंगे। मल जो है शरीर में बेकार न है, निकालते हैं। यूरिन जो है शरीर से क्या है? बेकार है, तो उसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यानी जो आंसू जानते हैं ना, खून के आंसू रुलाते हैं लोग, ये सब क्या है? शरीर के उत्सर्जी पदार्थ हैं। उसी तरह पित्त लवण या पित्त वर्णक जो है हम लोग के शरीर में क्या है? बेकार पदार्थ है, तो उसको समय समय पर क्या करते हैं? निकालते रहते हैं। जिन्हें यकृत जो क्या करता है? रुधिर से छानकर आहार नाल के उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कितने हो गए? 4। आगे देखा जाए, अभी इसका आगे भी अभी है। तो इसके बाद आता है यूरिया का उत्सर्जन। सबसे अच्छा तो ये यूरिया जो हम लोगों के शरीर में बन रहे हैं उसका उत्सर्जन करेगा। इसके बाद किसका करेगा? हिपेरिन कोशिका है, हिपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड को जमाता है और एक जमने नहीं देता है, ये भी है। यकृत का बहुत बड़ा कार्य है, उसको देखा जाए। देखिए बच्चा, यकृत का जो अगला कार्य क्या है? यूरिया का क्या करता है? संश्लेषण करता है। यूरिया जानते हैं बहुत खतरनाक चीज होती है। हम लोगों के शरीर में ना सबसे खतरनाक चीज एक बनता है, तो वो है अमोनिया। ये जो होता है ना, अमोनिया एक ऐसी चीज है, एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जहर है जो हम लोगों के शरीर में डेली बनता है। ये हम लोगों के शरीर में इतना बनता है, तो इसको जब बनता है तो इसको ना निष्क्रिय करने का काम लीवर का है। लीवर ही कर देता है। ये जहर तो है अमोनिया, लेकिन इसको क्या कर देगा? निष्क्रिय कर देगा। बच्चे पढ़ लो। अब ये कैसे निष्क्रिय करेगा? तो देखिए, यही अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो यूरिया में जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया यानी क्या होगा? यूरिनल, नाम सुने हैं? जो जाकर मूत्राशय में मिलकर ये क्या करते हैं? पेशाब के द्वारा हम इस अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं।
यानी ये अमोनिया तो अब डायरेक्ट निकलेगा नहीं कहीं से, ऐसा कहीं पेट में तो है नहीं ना सिस्टम कि ऐसे धरेगा, कहीं नली लगी है कि इसे धक्का निकाल देगा, निकालेगा नहीं। इसको निकालने का काम कौन करता है? तो मूत्राशय करता है। ये अमोनिया जो है ना किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में। यूरिया कहाँ जाकर मिलेगा? मूत्राशय में। और मूत्राशय के द्वारा इसको हम लोग डेली बाहर निकाल देते हैं। इतना ये खतरनाक है, बदबू भी बहुत खतरनाक देता है ये अमोनिया। कभी कभी देखिएगा जहाँ लोग, अच्छा जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो बाहर जो दीवारों पर डेली पेशाब करते हैं तो वहाँ पर बदबू देने लगता है, बहुत ज़्यादा देता है। जहाँ पर डेली अगर वो पेशाब कर रहे हैं और उसको पानी नहीं डालेंगे तो दिन भर में ही लगेगा शाम को महकने, लगता है महकने। तो महकने का काम यही है, अमोनिया ही क्या करता है, इतना दुर्गंध देता है कि इंसान उसको सूंघ नहीं पाता है। तो सोचिए हम लोगों की बॉडी में डेली बन रहा है और इसको कौन रोक रहा है? लीवर। लीवर बहुत बड़ा काम करता है, इसीलिए सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई है। ऐसे ही उसको तो माना नहीं गया है। जैसे देखिएगा ना, खदर देता है दीवार को, ये दीवार खदर देता है। वो टाइल्स लगाया रहता है ना, अगर टाइल्स को डेली करते रहेंगे, अगर उसको डेली साफ न करें तो पता चलेगा हफ्ते भर में टाइल्स पर एकदम काई जम जाती है, एकदम खदर देगा टाइल्स को भी। यानी कितनी भी अगर बढ़िया से बढ़िया अगर है उसको ये क्या कर देता है, खदर देता है। इतना ये खतरनाक है। लेकिन इसको समय समय पर नहीं निकालेंगे तो हम लोगों के पेट में देखिए जलन भी होने लगता है। अगर मान लेते हैं कोई किसी को पेशाब लगा है और वो न करे, कहेगा भाई 2 घंटे के बाद, अभी काम इमरजेंसी चल रहा है, आधा घंटा के बाद, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि एकदम पेट में एकदम दर्द करना शुरू, ऐंठन होने लगती है। और वही जब पेशाब करते हैं तो जलन भी होने लगता है, और यूरिन का जो कलर होता है वो पीला हो जाता है। जब ज़्यादा देरी तक अगर इसको रोक कर रखे रहेंगे तो क्या होगा, रिटर्न जाता है, बार बार रिटर्न जाएगा। अब बार बार रिटर्न जाएगा तो किस पर प्रभाव पड़ता है? तो किडनी पर। बार बार ये रिटर्न जाएगा मूत्राशय में, क्योंकि बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको क्या कर दिए हैं, रोक दिए हैं। और जब रोकेंगे तो वो रिटर्न जाएगा वापस, और वापस जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, किडनी पर प्रभाव डालता है। वही अमोनिया किस पर? किडनी पर। किडनी जब खराब होगी तो ब्लड को छानेगा नहीं, ब्लड को छानेगा नहीं तो फिर लीवर भी खराब, यानी पूरा बॉडी क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। अचानक कोई रोग नहीं पकड़ता, ये याद कर लीजिए। अचानक कुछ नहीं पकड़ता है, जब भी होता है धीरे धीरे ही शरीर को नष्ट किया जाता है। अगर किसी को खोखला करना है तो धीरे धीरे उसको करिए। जैसे पहले के विदेश जो अंग्रेज थे, भारत को खोखला किए धीरे धीरे, और अंत में इतना कर दिए कि उठ नहीं पाया। तो किसी को भी मारना है तो पहले धीरे धीरे उसको खोखला कर दीजिए। तो देखिए यही होता है कि अमोनिया जैसे अगर छोटा मोटा जहर खा लेंगे ना कोई, तो ये लीवर क्या कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। छोटा मोटा जहर, जैसे बायोलॉजी वाले जो होते हैं, अच्छे खासे जानकारी होते हैं, तो छोटा मोटा जहर खाकर दवा कर अपना काम करवा लेते हैं ना। आप लोग मत करवाइएगा वो सब, नहीं तो जहर खाने के बाद ना इतना बेचैनी हो गया, इतना शरीर तड़पेगा ना कि वो तड़प से अच्छा होगा कि हम क्यों खाएं। लोग खाने के लिए तो खा लेते हैं जहर, लेकिन इतना तड़पता है कि उसका बर्दाश्त नहीं हुआ तड़प। तो वो सब छोटे छोटे जैसे दिन भर में हम लोग कई चीज़ें खाते हैं, कई चीज़ें हम लोग खाते रहते हैं, जहर इसमें रहता होगा कहीं ना कहीं। खाद का खाना खा ही रहे हैं, यूरिया वाला खाना तो हम लोग खा ही रहे हैं, जो कि हम लोग के शरीर में एक ऑलरेडी यूरिया बन रहा है, और इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, है ना। और वही यूरिया वाला खाना हम लोग फिर खा ही रहे हैं, हो रहा है। तो उसको निष्क्रिय कौन करता है? तो लीवर करता है। एक छोटा दाना जो यूरिया का होता है, खाद वाला, देखें जो खेतों में खाद छीटा जाता है, जो सफ़ेद कलर का होता है, तो उसका एक दाना अगर हल्का सा पानी में घोलकर केचुए पर डाल दीजिए तो 30 को केचुआ मर जाते हैं। 30 केचुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है सिर्फ एक दाने में। तो सोचिए हम लोग कितना खाते हैं। हम लोग तो डेली उसी को खा ही रहे हैं, दाल हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, मैंने जो भी चीज़ आज हम लोग खा रहे हैं तो किसके खा रहे हैं? तो खाद जिसमें क्या पड़ा रहता है, तो यूरिया। और यूरिया हम लोगों के शरीर में है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, है ना। तो उसको निष्क्रिय कर देता है। ये हो गया। देखिए तो वही कह रहे हैं क्या कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का क्या कर देता है, कार्य कर देता है। यानी विषैले पदार्थ जो होंगे तो उसको क्या कर देगा, कम हानिकारक। जैसे चूहा मारने वाला कोई दवा खा लेता है, थोड़ा बहुत खाता होगा तो वो बच जाता है, ज़्यादा उसको कुछ होता नहीं है।
कोई बात नहीं। तो देखिए क्या होता है ना कि जैसे कम हम बताएं अभी, जैसे चूहा मारने वाली दवा जो होती है, और कुछ जहर इतने होते हैं, इतने खतरनाक कि उसको खाएंगे ऑन द स्पॉट मर भी जाएंगे, ऑन द स्पॉट आप लोग मर भी जाएंगे। अरे आप लोग को नहीं, सॉरी, आप लोग की उम्र है, आप लोग बहुत जिए, 1000 साल जिए। तो देखिए क्या होता है कि अगर अभी ये बताइए कि अगर कोई मर जाए और उसको कहीं चोट वोट नहीं लगा है, पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, लोग कह देते हैं कि कुछ खाया होगा, तो किसका चेक करेंगे डॉक्टर? लीवर का ही ना करेंगे। लीवर में देखेंगे जहर की मात्रा है तो ये जहर खाकर मरा है, और नहीं है तो नहीं है, यही ना होगा। यानी अगर जहर की मात्रा अगर देखेगा तो कहाँ देखेगा? लीवर में। अगर लीवर में पाया गया तो जहर खाकर मरा है, और नहीं तो और कोई कंडीशन होगा। डॉक्टर को भी कुछ ना कुछ पता होगा ना, क्या कि इसकी बॉडी को कौन सा पार्ट हम चेक करें, ये सब थोड़ी चेक करेगा। आंखें क्या होने लगती हैं? कमज़ोर होने लगती है। जहर खाने के बाद ना आंखें कमज़ोर होने लगती हैं धीरे धीरे। पहले तो सामने से कुछ दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि सब धुंधला दिखाई देगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा खत्म। अब तड़प रहे हैं और पहले तो अंधेरा आने लगता है, चक्कर आएगा और कुछ दिखेगा नहीं, जो भी दिखेगा धुंधला है। पहले आँख की रोशनी पर ही पूरा इफेक्ट कर देता है। इसी तरह लीवर जब खराब होता है ना, तो पहले उसको भ्रमित करता है, उसको लगेगा कि हम अपना पैर रख रहे हैं सही से, लेकिन रखता नहीं, इधर उधर भ्रमित होता रहता है, दिमाग को भ्रमित कर देता है। तो ये था। इसके बाद देखिए हिपेरिन है ना, और एक देखिए रुधिर का थक्का बनना, दोनों का एक अपरूप, दोनों क्या है? विपरीत है एक दूसरे के। याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ये तो समझ में आ गया कि यूरिया का संश्लेषण यानी यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का संश्लेषण यूरिया का निर्माण करता है, और वही यूरिया किसके द्वारा निकल जाता है? तो यूरिनल के द्वारा, है ना। अब देखिए एक नाम आ रहा है हिपेरिन ना, जो क्या करता है, और यहाँ पर रुधिर का थक्का बनना। देखिए हिपेरिन क्या करता है? यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ का श्रावण करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को क्या करता है? जमने नहीं देता है। बड़ी समस्या है ना। यानी प्रतिस्कंदक एक ऐसा ये बनता है कि रुधिर, जैसे हम लोगों के शरीर में ब्लड बह रहे हैं ना, तो ये ऐसा प्रोटीन है जो हम लोगों को ब्लड को क्या करता है? थक्का नहीं बनने देता है, थक्का नहीं बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनना है, यानी यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर ना, देखिए कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों, ये अकेले हैं ना, ये दोनों साथ में, दोनों क्या है? प्रोटीन है। देखिए क्या करते हैं दोनों मिलकर, क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का काम करते हैं। यानी चोट लगेगा तो कौन काम करेगा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ना। ये कह रहे हैं दोनों, क्या कह रहे हैं? कि हम थक्का बनाएंगे ब्लड का। आई कह रहा है कि हम नहीं बनेंगे। हो गया झगड़ा, दोनों में हो गया झगड़ा। देखिए तीनों हैं एक साथ, तीनों ब्लड में पाए जाते हैं, और तीनों का काम लीवर ही करता है। हिपेरिन कह रहा है कि हम ब्लड का थक्का नहीं बनने देंगे, और ये दोनों कह रहे हैं कि हम थक्का बनने देंगे। झगड़ा हो गया। नहीं होता है कि नहीं हम लेंगे, एक कह रहा है कि नहीं देंगे, तब तो बात है ना, उसका बंटवारा कर देते हैं। कहते हैं ना कि तो क्या चाहिए बोल, तो कहता है कि हमको ये चाहिए। इससे पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो इसको हमको ये चाहिए। उसी तरह ये दोनों कह रहे हैं ये ब्लड को जमने नहीं देगा, ये कह रहे हैं कि हम जमाएंगे। हो गया झगड़ा, बवंडर हो गया। अब दोनों में क्या होगा? कहा गया लीवर, जो दोनों का बात है तीनों का, कहा कि कोई बात नहीं, हम फैसला कर देते हैं। एक काम ऐसा करो कि जब ये कहीं कटेगा पीटेगा नहीं, जैसे शरीर में कहीं चोट वोट नहीं लगेगी, कहीं कटेगा पीटेगा नहीं, तब तक तुम क्या करो? एक्टिव रहो, इलाका तुम्हारा रहेगा। यानी जब कहीं चोट वोट नहीं लगी रहेगी, चोट नहीं लगेगा तो क्या होगा? ये एक्टिव हो जाएगा। ये हमेशा एक्टिव रहता है, ये हमेशा एक्टिव रहेगा। अकेले हैं
और चारों तरफ से खुला हुआ एकदम घूम रहा है चारों तरफ। हमारा इलाका है, हम चारों तरफ एकदम ब्लड ले रहे हैं, कहाँ से हृदय से पंपिंग हो रही है, हम चारों तरफ भेज रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही में कौन होंगे, वही में कौन होंगे आकर कौन ठोक देंगे और ठोक देंगे तो चोट लगेगी, कहीं कहीं कटेगा पीटेगा। और जब कटेगा पीटेगा तो ये क्या हो जाता है, डर जाता है, कहता है हमारी बस की बात नहीं है, कट गया है। ये तुरंत कहेगा कि कट गया है, लीवर के पास जाएगा, कहेगा कि बाबूजी शरीर में कहीं कट गई है और हमारा काम है क्या, बहना। अगर हम बहते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर से सब ब्लड क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ना, बाहर निकल जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए उपाय बताइए। तो कहेंगे कि जाओ तुम्हारा 2 भैया है ना, उनको जगा दो। अब उनको क्या करो, जगाओ। तो यही जाता है यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के पास और क्या कहता है कि भैया चलिए कहीं कट गया है। तो कहते हैं कि ससुरा तोरा के कब्बे को कहत रही है कि हम लोगों को भी एक्टिव कर दे। तो नहीं, ये कह रहा था कि नहीं हम जमने नहीं देंगे। तब क्या हो जाते हैं, जब कहीं चोट वोट लगेगी तो क्या होगा, ये एक्टिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि अकेले कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होती है तो वहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। और जो ही एक्टिव होंगे तुरंत क्या होते हैं, ब्लड क्लोटिंग कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होंगे, सीधे, जैसे नहीं होता है कहीं कट पीट जाता है तो दबा देते हैं, और कहीं भी कटेगा पीटेगा और उसको नॉर्मली जो कटा पीटा है तो उसको 4 मिनट 5 मिनट के लिए दबा कर रखे रहिए एकदम कस के, तो वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। कहीं कटा है पीटा है तो 4 मिनट के लिए एकदम, ये नहीं कि ऐसे कटा है, ऐसे नहीं कि देखिए ब्लड बह रहा है, हाँ बह रहा है, फिर देखें ब्लड बह रहा है, नहीं दबा दिए हैं तो दबाए रहिए, मर रहे हैं अगर दबा दिए तो दबाए रहिए। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कब, जब चोट लगता है। कब आइए, जब चोट नहीं लगता है तो क्या होता है, ये अपना काम करता रहता है। समझ में आया। हिपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनका जो विस्तृत अगर अध्ययन किया जाएगा, आप लोगों को जब ब्लड पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसको और अधिक क्या होगा, वहाँ पर विस्तृत रूप से समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इसका कार्य जो बता रहा है कि क्या होते हैं, लीवर ने अपना कार्य बताया है, समझ रहे हैं। अभी इसका विस्तृत अध्ययन ब्लड में और पढ़ा जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे बनते हैं, समझ में आया ना। ये हो गया क्या, यकृत। इसके बाद देखिए इसी में हम एक चीज़ बताए थे, गाल ब्लाडर यानी पित्ताशय है ना, पित्ताशय भी है, पाचक ग्रंथि में काम का पित्ताशय का भी है, छोटा मोटा काम कर लेता है, क्योंकि वही पित्तरस का श्रावण करता है। और वही पित्तरस क्या करता है, भोजन को क्षारीय देता है। तो आप पित्ताशय के बारे में देख लिया जाए। और इसके बाद आंतरी है ना, ये दोनों बच्चे हैं, तब उसको भी देखा जाए, है ना। देखिए बच्चा, यकृत के बाद आता है ना, यकृत के ठीक नीचे जो थैलेनुमा बनाए थे फिगर में, एकदम थैलेनुमा एकदम ऐसे ही क्या होता है, लगा रहता है थैले की तरह, जिसको कहते क्या है, पित्ताशय ना। पित्ताशय में किसका होता है, किसका निर्माण होता है, तो पित्तरस का, जो भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। यानी कुछ देर के लिए क्या कर लेता है, पित्त को संचित कर लेता है, रख लेगा तो उसी को क्या कर देगा, सांद्र कर लेता है। सांद्र का मतलब जानते हैं, कोई विलयन होती है, विलयन, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। सांद्र होता है, सांद्र में जो क्या होंगे, किसी भी चीज़ की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। जैसे किसी को हल्का चाय, हल्का मीठा चाय पसंद है और किसी को ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा मीठा चाय पीता है वो सांद्र हो जाएगा। जो एकदम हल्का पीता है यानी पंचोछर जिसको बोलिए, जो पानी की तरह पंचोछर होगा, उसी को क्या कहेंगे, तनु बोलते हैं। यानी ये क्या होगा, 1/10 होगा, यानी 10वां का 10 भाग में से 1 भाग वो कोई चीज़ मिला देंगे। तब जैसे 1 गिलास पानी है और उसमें 1 चम्मच क्या कर दें, चीनी डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, तनु विलयन। और अगर उसी में 5, 4 से लेके 8, 9 तक जितने भी होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, सांद्र होते हैं। सांद्र गाढ़ा नहीं हो सकते, गाढ़ा भी होगा, कोई कहेगा कि गाढ़ा हो जाएगा, तो गाढ़ा उससे नहीं मतलब है। जैसे स्वाद नहीं होता है, नमक सब्जी में ज़्यादा पड़ जाता है तो सांद्र हो गया, कम पड़ा तो पंचोछर हो गया, पानी की तरह लगता है।
यही ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशी या थैली नुमा क्या होती है, संरचना होती है। पेशी का बना होता है, यानी मांसपेशियों का ये क्या होता है, बना हुआ थैली होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशयी नलिका और यकृत नलिका के साथ एक संयुक्त नलिका बनती है, जो यकृत से कहाँ चले जाते हैं, पित्ताशय में लेकर जाती है, जो आप लोगों को नहीं बताए हैं। फिगराओं में ऐसे था ना, ऐसे लीवर यहीं बना था और यहीं पर एक नली निकल रही थी। तो यानी कौन, यकृत नलिका और पित्ताशय नलिका ना, दोनों मिलकर क्या कर लेती हैं, जो यकृत से क्या ले जाती है, तो पित्ताशय में ले जाती है। ये यकृत द्वारा स्रावित पित्त को कुछ समय के लिए क्या कर लेते हैं, यानी पित्त को कुछ देर के लिए पित्ताशय में एकत्रित रहता है, जो तथा उसे सांद्र बनाने में क्या हो जाते हैं, क्या करता है, मदद करता है। परंतु ये क्या करता है, पित्त का उत्पादन नहीं करता है। ये उत्पादन नहीं करेगा, लेकिन कुछ देर के लिए क्या करेगा, उसमें रख लेता है। ये तो था गाल ब्लाडर, ये आपके पाचक ग्रंथियों में नहीं है, लेकिन ये लीवर के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इसके बारे में क्या कर दिए, कुछ चर्चा कर दिए। अब इसके बाद आता है क्या, अग्नाशय। अग्नाशय के बाद आएगा छोटी आंतरीय ग्रंथियाँ। तो अग्नाशय को देख लिया जाए, इसके बाद बचेगा लास्ट में क्या, आंतरिक ग्रंथियाँ। तो इसके बाद क्या हो जाएंगे, पाचक ग्रंथियाँ खत्म। देखो अच्छा, अगली जो पाचक ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अग्नाशय एक तरह से ग्रंथि ही है। अग्नाशय जो होता है ना, तो ये ग्रंथि है, और वो भी कौन सी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि होती है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वो ये ग्रंथियाँ जो ब्लड में क्या होती हैं, अपना स्राव करती हैं। एक होता है बहिस्रावी, उसमें नली तो रहेंगी लेकिन उससे ब्लड से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। और एक होता है मिश्रित ग्रंथियाँ, जो अग्नाशय है। शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। तो ग्रंथियाँ को आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, नियंत्रण और समन्वयन में। अगला जो चैप्टर इसके बाद आएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा ग्रंथियों के बारे में, कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि। तो ये अग्नाशय जो है कैसी है, तो मिश्रित ग्रंथियाँ ही हैं। पाचक ग्रंथियों में अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि में वो भी यही एक है जो मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है हम लोगों के शरीर में। वो तो बाकी सब अंतःस्रावी और बहिस्रावी, तो वहाँ की बात होगी। तो देखिए क्या होता है कि यह यकृत तो बता दीजिए, यकृत का तो पूरा जो चीज़ें थी सब बता दिए। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बता दिए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, होता है ना कि जैसे जो सबसे बड़का होता है, क्या भाजी, जो सबसे बड़का होता है तो उसका नाम लिया जाता है। फिर उसके बाद मझोलका का नाम लिया जाता है, होता है ना। एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मझला कोष्टक होता है ना। कोष्टक नाम नहीं पढ़े होंगे, यही बड़ा है, इसके बाद यही आ जाता है तो मझला बोलते हैं। उसी तरह जो दूसरे नंबर पर आता है उसको मझला बोलते हैं, मझला भैया। सेकेंड नंबर वाले भैया को मझला भैया कहते हैं। तो वही ये भी क्या है, एक तरह से यकृत दीदी थी, बड़ी दीदी, ये आ गई, उससे छोटी दीदी यानी मझली दीदी। एक आती है तीसरे नंबर पर, तो उसको कहते हैं छोटकी दीदी, लेकिन बीच वाले को अक्सर हम लोग मझला ही बोलते हैं। तो ये दूसरा, तो यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि थी यकृत। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी और जे आकार की होती है। जो लीवर है ना, वहीं पर ये लगा रहता है। यकृत अभी बताए थे, तो उसी के साथ ये भी लगा रहता है। या उदर गुहा में अमाशय और शेषांत्र के क्या होते हैं, बीच में स्थित होते हैं। ये अमाशय और इधर से शेषांत्र, दोनों के बीच में ऐसे जाकर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, लीवर एकदम ऐसे ही जाके चिपक गया होगा। पत्ती के समान होता है, जैसे पत्ती आती है वैसे ये बीच क्या होते जाते हैं, स्थित होते हैं। सामान्य व्यक्ति में इसका भार लगभग याद कर लीजिएगा बच्चा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो हाइलाइटर बोले थे उसको कर लीजिएगा कि इसका भार कितना होता है। तो 50 ग्राम से 100 ग्राम मान के चलिए, 60 से 90 कर रहे हैं, लगभग मान लेते हैं एक अनुमान कि 50 से 100 ग्राम, यही ना होता है। यह एक ऐसी ग्रंथि है, तो ये भी अंडरलाइन हो सकता है। यह कैसी ग्रंथि हो, तो मिश्रित ग्रंथि जो बताए हैं कि एक होता है अंतःस्रावी जो ब्लड में जाकर मिलते हैं, एक होता है बहिस्रावी और एक होता है
मिश्रित। तो ये मिश्रित ग्रंथियां हैं, ये छोटे छोटे पिंडकों से क्या होती है, बनी संरचना होती है। ये छोटे छोटे पिंडकों से क्या होती है, बनी संरचना होती है, जिनकी कोशिकाएं बचिए, जिनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, घनाकार होती हैं और स्रावी होती है। स्रावी का मतलब निकालती हैं। कैसी होती हैं, तो घनाकार और स्रावी। स्रावी यानी जो हार्मोन्स होती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती होंगी या फिर एंजाइम को रिलीज करती होंगी, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्रावी। पिंडकों के मध्य लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं क्या होती हैं, स्थित होती हैं। पिंडकों के मध्य क्या होती, लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं स्थित होती हैं, जो अग्नाशय, जो क्या करता है, अग्नाशय अंतःस्रावी भाग बनाता है। यही अग्नाशय का क्या करता है, अंतःस्रावी भाग बनाता है। और इसका बाह्यस्रावी भाग क्या होता है, क्षारीय अग्नाशयी रस का क्या करता है, स्रावी करता है। देखिए अंतर भाग बना रहा है कि नहीं, क्या है, जो एक ये बना रहा है और एक क्या बना रहा है, बहिस्रावी। ये दोनों कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मिश्रित ग्रंथियां। तथा अंतःस्रावी भाग क्या किसका रिलीज करता है, तो हार्मोन का श्रावण करता है ना। एक क्या कर रहे हैं, देखिए बहिस्रावी भाग क्षारीय अग्नाशयी रस का श्रावण करता है। जो बहिस्रावी भाग है यहाँ पर किसका कर रहा है श्रावण, तो बहिस्रावी, तो जो है क्षारीय अग्नाशयी रस का। क्योंकि छोटी आंत में भोजन जब भी जाएगा तो कैसा जाएगा, क्षारीय जाएगा। और अमाशय में जो यशियल था वो भोजन को क्या कर दिया था, अम्लीय किया था। और छोटी आंत क्या कहता है कि हम खाना तो लेंगे लेकिन क्षारीय लेंगे, हम अम्लीय नहीं लेंगे। तब बीचों में इसी को रख दिया गया समझौता के लिए। समझौता के लिए किसको रख दिया गया, तो अग्नाशय को। कहा गया कि अब तो भाई सब तो सेटल हो गए, तो नहीं होता है, सब दीवार में एकदम चारों तरफ से प्लेन हो गया है, अब कुछ टांगना होगा, समस्या हो गई, तो बीचों में वो खूंटी लगा देते हैं। पहले के लोग खूंटी लगा देते थे, अब तो आ गई है चाइना किल्ली, धक्का ठोक दे रहे हैं। नहीं तो इस समय ड्रिल मशीन से छेद के बीच में इसको समझौता के लिए रख दे रहे हैं। तो ये समझौता के लिए कि भाई छोटी आंत कर रहा है कि भोजन लेंगे तो क्षारीय लेंगे, और अमाशय ने भोजन को पहले ही अम्लीय कर दिया। तो इसीलिए विषयों में क्या हो जाते हैं, जाकर ये उसी के साथ शेषांत्र और क्या लिखे थे, अमाशय और शेषांत्र के विषय में क्या कर दिया गया, इसको रख दिया गया कि लो ये भी काम तुम्हारा आसान कर दिया जाए। तो क्या करते हैं, अंतःस्रावी जो होते हैं हार्मोन का स्राव करते हैं। देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, अग्नाशय के कार्य। इसके कार्य तो होंगे, अग्नाशय के बारे में तो पढ़ लें, तो वो कार्य क्या करता है, जैसे यकृत के कार्य होते हैं, अमाशय के कार्य होते हैं, इसी तरह इसका भी कार्य होगा। तो पहला क्या है, हार्मोन का स्राव करता है। देखिए अग्नाशय एक ऐसी चीज है जो हार्मोन्स को करता है। जो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स हम लोगों के शरीर में इम्पोर्टेंट है वो है इंसुलिन। अग्नाशय से क्या होते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकेगॉन में यानी ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर यही ग्लूकोज नहीं पचेगा, ये पचाने का काम करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है। अगर नहीं होगा तो व्यक्ति को क्या हो जाते हैं, शुगर रोग हो जाती है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज नाम सुने होंगे, शुगर रोग हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है अगर वो कंट्रोल न किया जाए तो देखिए क्या है कि अग्नाशय की लैंगर हेंस की द्वीपिकाओं में उपस्थित बीटा कोशिकाओं से क्या निकलते हैं, इंसुलिन, तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव करता है। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, उपापचय करता है। उपापचय मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, यही ना बात है। तो इंसुलिन कौन स्राव करता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। याद कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हार्मोन्स है कि ये क्या करता है, तो स्रावित करता है। ये तो हो गया। इसके बाद देखिए ये था पहला जो था, क्या था, हार्मोन्स का स्रावण। इसका दूसरा देखा जाए, है ना, तो किसको लिख लीजिए। देखिए बच्चा, इसका दूसरा जो है, एक था हार्मोन्स का श्रावण, दूसरा है अग्नाशयी रस का श्रावण। अग्नाशय किसका श्रावण करता है, तो अग्नाशय रस का, यही ना है, यही होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला क्या है, एमाइलेज।
ए माई बोलते हैं ना, ए माई, माई के नाम पर दे दे कहते हैं ना, तो एमाइलेज या फिर एमाइलो पेप्सिन, या एमाइलेज याद कर लीजिएगा, ए है ना, या लेटी लात लात लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, है ना। लाइपेज कहाँ गया, ई या लेटी, देखिए लात, तो क्या करता है पहला एमाइलेज, एमाइलेज किसका श्रावण, ये क्या करता है पचाने में भाग लेता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ना, याद कर लीजिएगा, किसमें बदल देता है, या कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख्य गुहिका में क्या होती है, लार के प्रभाव से बच जाते हैं। यानी जो पाचन करते हैं मुख्य गुहिका में लार में होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, जो क्या होते हैं तभी तो मीठा लगता है, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो शर्करा में, है ना। यानी पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या कर दे रहा है, शर्करा में कन्वर्ट कर दे रहा है कि नहीं, याद कर लीजिएगा कि यह कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख्य गुहिका में लार के प्रभाव से जो बच गए हैं। कोई बात नहीं, खाना खाते हैं कुछ लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, कुछ आराम से कुछ कुछ कर खाते हैं, फिर भी कुछ बच जाएंगे, तो बचेंगे तो कौन कर देगा, एमाइलेज। इसके बाद देखिए लाइपेज, लाइपेज को देखिए किसका करेगा, वसा का, वसा को किस में कन्वर्ट कर देगा, वसीय अम्ल में, है ना। यह भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। वसीय अम्ल, जब तक वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज, याद कर लीजिएगा, लाइपेज वसा को पाचन करके किस में कन्वर्ट करेगा, पहले वसीय अम्ल में यानी फैटी एसिड में। अब वो फैटी एसिड जानते हैं कौन ले लेता है, अवशोषित कर लेगा। जब पाचन हो गया तो उसको ब्लड में चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कौन ले लेता है, रुधिर तथा लसिका। लसिका जानते हैं नहीं, जैसे ये चमड़ा है, इसको हल्का सा नोचेंगे, ऐसे खुरुच देंगे तो पानी की तरह आएगा कि नहीं, पंछोछा रह जाता है, कभी कभी दीवार खुरदुरा होता है, इसमें छिला जाता है तो पानी की तरह नहीं आ जाते हैं, उसी को लसिका कहते हैं, यानी लिम्फ कहते हैं, लिम्फ या फिर लसिका। ये आपको ब्लड में बताएंगे, जब ब्लड पढ़ाया जाएगा ना तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन वहाँ पर किया जाएगा, अभी पाचन में किया जाता है। तो इतना जानिए कि लसिका जो होती है कि जैसे चमड़े के नीचे वाली जो सतह होती है उसमें ब्लड नहीं रहते हैं, नसें रहती हैं, लेकिन उसमें क्या भरे रहेंगे, तो तरल पदार्थ, वो भी बिना ब्लड के तरल पदार्थ होते हैं, समझ गए। तो वो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और इसके बाद ट्रिप्सिन किसका कर लेता है, तो प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करता है कौन, ट्रिप्सिन। यानी याद कर लीजिएगा, LAT लात किया वसा का, A किया कार्बोहाइड्रेट का, T किया प्रोटीन का। प्रोटीन का जो अमाशय में जो आंशिक पाचन हुआ था, ये ट्रिप्सिन उसको क्या कर देता है, पूरी तरह से पचा देता है। और वहाँ यहाँ से भी क्या किया जाता है, लसिका और रुधिर के द्वारा उसको फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। तो यही है कि इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ये अमाशय में हुए प्रोटीन, अमाशय में जो आंशिक पाचन हुआ था, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से पचा लेता है। लेकिन कौन पचाता है, तो ट्रिप्सिन। याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत इसको, क्या LAT लात, यार यही है। अग्नाशय से 3 रस एंजाइम निकलते हैं, अग्नाशय रस निकलते हैं, और तीनों के नाम क्या है, याद कर लीजिएगा, लात, लात यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का ना, वसा को वसीय अम्ल, यानी ये किसका करता है, तो वसा का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, भूलिएगा मत, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय से 3 अग्नाशयी रस निकले, 3 एंजाइम निकले, LAT लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। यही था इसका मुख्य भाग। ये तो हो गया, ये पाचक एंजाइम यानी पाचक ग्रंथिया में ये भाग हो गया। अब इसके बाद देखिए, अग्नाशय के बाद अब भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, यहीं पर ना। तो वो अब क्या होगा, आंतरीय ग्रंथियाँ लिखवाए थे ना वहाँ पर, तो अब क्या आ जाएगी, आंतरीय ग्रंथियाँ पढ़ लिया जाए। इसके बाद पाचक ग्रंथि खत्म, इसके बाद पढ़ा जाएगा
पाचन। ठीक, देखिए बच्चा, पाचक ग्रंथि की जो आखिरी ग्रंथियां हैं वो है आंतरीय ग्रंथि ना। आंतरीय ग्रंथि, मुख गुहिका खत्म, मुख गुहिका में जो भी ग्रंथियां थी, लाल ग्रंथियां थी। इसके बाद ग्रसनी और ग्रास नली की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अमाशय बताए हैं। अमाशय के बाद अमाशय के बाद क्या है? यकृत यानी लीवर, लीवर हो गया। लीवर के बाद वहीं पर एक छोटा सा बता दिए थे पित्ताशय, इसके बाद अग्नाशय, और लास्ट क्या बचा है जो 5वां नंबर है ना, आंतरीय ग्रंथियां। देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या पाई जाती हैं? कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको कहते हैं श्लेष्म, जो भोजन को क्या करते हैं? चिपचिपा रखा रहता है। चिपचिपा रखा रहेगा तभी तो होगा ना। तो देखिए क्या है कि छोटी आंत की श्लेष्म कला में कई प्रकार की क्या होती हैं? ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। श्लेष्म कला यानी म्यूकस, यानी उसमें क्या होंगी? छोटी छोटी कई ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को क्या करते हैं? पूर्ण रूप से पाचन में सहायता करते हैं। क्योंकि छोटी आंत में क्या होती है? भोजन पूर्ण रूप से पाचन होता है ना। इन ग्रंथियों से स्रावित रस के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंतरीय रस। यानी इनके इन ग्रंथियों से जो स्रावित रस होंगे उसी को क्या कहते हैं? आंतरीय रस। ये ग्रंथियां लीवर कुन की दीवारों, जो लीवर कुन या छोटी आंत और बड़ी आंत की जो दीवारें होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? लीवर कुन की दीवारों में क्या होती हैं? स्थित होती हैं। साथ ही इसमें श्लेष्म करने वाली ब्रूनर ग्रंथियां, श्लेष्म करने वाली यानी म्यूकस को निकालने वाली जो ग्रंथियां कौन सी है? ब्रूनर ग्रंथियां। इसके बाद है चसक। चसक क्या करता है? चसक क्या करता है? मलाशय है ना, तो वहां पर लिबिर लिखवाए थे। चसक को सिखाए जो भोजन को क्या करता है? लिबिर रखा रहता है, यानी चिपचिपा रखे रहता है। यही ना चसक को सिखाए। आदि भी क्या होती है? इसी में उपस्थित होती है। यानी पूरा बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों को मिलाकर बता रहे हैं ना। तो वो क्या करता है? भोजन को जो पूरी तरह से एकदम कायम हो गए थे, यानी पूरी तरह से पीस गए थे, तो उसको चिपचिपा और लिबिर किया रहता है, यानी श्लेष्म किया रहता है। उसी को क्या कहते हैं? चसक को सिकाएं आदि भी उपस्थित होती है। इनके रसों में प्रमुख रूप से श्लेष्म, देखिए यह तो होना ही चाहिए। छोटी आंत और बड़ी आंत नली न है, अगर श्लेष्म में नहीं रहेगा तो क्या भोजन चारों तरफ सरकेगा? धीरे धीरे चलेगा रसांकुर की तरह, अरे क्रमाकुंचन की तरह। तो क्या होंगे? श्लेष्म तथा कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम आदि क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। यानी आप लोगों को आहार नाल ना, आहार नाल का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया था, एक एक चीज। आज पाचक ग्रंथियां ना, यही तो ना बताया गया था ना। बताइए, पाचन तंत्र के 2 भाग बताया गया था। पाचन तंत्र के ये 2 भाग हैं। अभी दोनों भाग को बताया गया है। आप जानते हैं अब क्या पढ़ा जाएगा इसी पाचन तंत्र में? एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। देखिए, भौतिक में तो ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन रासायनिक में क्योंकि भौतिक जो होते हैं पाचन, जो मुंह से हम लोग थूर थाड़ कर देते हैं, जो मारपीट होता है वही ना फिजिकली होता है, तो वो तो भौतिक। लेकिन केमिकली कहाँ कहाँ पाचन कैसे कैसे हुआ है, आखिर भोजन कैसे जाकर कहाँ जाकर एकदम उसका कलर चेंज हो जाता है, सबके बारे में पढ़ना होगा। तो वो आप कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक पाचन। अब दोनों प्रकार के पाचन पढ़ा जाएगा। देखिए, बोले थे कि पाचन तंत्र जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोटा मोटा नहीं है। तो अब क्या पढ़ा जाएगा? भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। इसके बाद एक चीज़ और बचेगा, भोजन का स्वांगीकरण। तब जाकर कहेंगे कि पाचन तंत्र क्या है, पूरी तरह से पोस्टमार्टम होगा। पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ा जाए, समय बहुत ना, सबकी जानकारी रखा जाए। ठीक है, तो आप कहाँ मिलेंगे? भोजन के भौतिक और रासायनिक पाचन में ना।